आई होप आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है एंड टुडे वी विल बी वाइंडिंग अप आवर सिलेबस ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फॉर प्रीलिम्स 2026। अभी तक हम काफी मेजर चंक ऑफ द सिलेबस कवर कर चुके हैं एंड आई होप कि आप अपनी तैयारी को वैसे ही स्ट्रक्चर कर रहे हैं, उसी तरीके से ऑप्टिमाइज कर रहे हैं जैसा कि हम इन लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो जहां तक हमारे सिलेबस की बात है, लास्ट वी left our discussion at the growth of Indian nationalism। अगर हम लोग अपने इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करें तो हमने ऑब्जर्व किया, स्पेशली आफ्टर द एडवेंट ऑफ आफ्टर गांधी या आफ्टर द एरा ऑफ मास नेशनलिज्म, हमने देखा कि हम हर चीज को बेटर कंटेक्चुअलाइज कर सकते हैं अगर हम उन्हें देखें ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म और उसी के साथ उसके ट्विन डेवलपमेंट ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म के लेंस। तो ये दोनों ट्विन डेवलपमेंट्स लाइक टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, नेशनलिज्म और कम्युनलिज्म एक साथ ऑलमोस्ट सिमिलर फैक्टर्स की वजह से ग्रो कर रहा है। ब्रिटिश इंटरवेंशन का उसमें बहुत बड़ा रोल है और हम लोगों ने देखा कि आप इस पूरी डेवलपमेंट को, जो चीजें भी हम याद करते हैं, चाहे ऑर्गेनाइजेशंस के नाम हो, चाहे लीडर्स के नाम हो, चाहे डेट्स हो या इवेंट्स हो, वो ज्यादा अच्छे से आपके दिमाग में रहेगा अगर आप इसको नीटली ऑब्जर्व करें। इन कैटेगरीज में हमने देखा कि मास नेशनलिज्म तो अंडर द अम्ब्रेला एंड लीडरशिप ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस आगे बढ़ ही रहा है। नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस और क्विट इंडिया मूवमेंट, तीन मेजर जंक्चर्स थे, लेकिन क्योंकि हमारे ट्रू स्ट्रगल ट्रू स्ट्रेटजी के हिसाब से जब जब इसमें लैग आया तब तब ऑल्टरनेटिव करंट्स ऑफ नेशनलिज्म भी फूटे, जिसके अंदर हमने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जिक्र किया और उसके बाद अदर ट्रेंड्स में हमने ग्रोथ देखा। भले ही हम रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म की बात करें या हम रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म के अलावा हम सोशलिज्म की बात करें, तो अभी तक वी हैव सीन दैट द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म along with the evolving nature of colonialism और colonial needs, खासकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट तक आते आते सिचुएशन इज नॉट राइप फॉर द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म इन इंडिया। इसका मतलब है क्विट इंडिया मूवमेंट की इंटेंसिटी देखते हुए और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रैवेजिंग इफेक्ट्स के बाद ब्रिटिशर्स ने भी रियलाइज किया कि अब इंडिया को एज अ कॉलोनी रिटेन करना ब्रिटिशर्स के लिए बेनिफिशियल नहीं रहा, प्रॉफिटेबल नहीं रहा। तो अब हम लोगों को धीरे धीरे ट्रांसफर ऑफ पावर की तरफ भी बढ़ना है, पर इसके साथ जो मेजर चीज ट्रांसफर ऑफ पावर के साथ जो करंट एक तरफ आपको इंडिपेंडेंस की तरफ ले जाएगी, दूसरी तरफ यही करंट जो कम्युनलिज्म के साथ थ्रू आउट दिस डेकेड ग्रो हो रही है, ये आपको पार्टीशन के करीब ले जाएगी। पर ये जो सफर है, आज हमें मेनली इस ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म को ऑब्जर्व करना है। हमें देखना है कि ये ट्रांसफर ऑफ पावर और पार्टीशन से रिलेटेड क्या कॉम्प्लिकेशंस थी। इस एरिया से अगेन देयर आर ओनली स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। यूजुअली ट्रेडिशनली ज्यादा क्वेश्चंस जो रिलायबल तरीके से आते हैं इस एरिया से, या तो वो आपके प्रोविजंस या एक्ट्स, कैबिनेट मिशन प्लान, क्रिप्स इंडिया मिशन, आपके प्रोविजन रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। बट सिंस दिस इज अ वेरी ओपन एंडेड एरिया, हम लोगों को एक कंटेक्चुअल समझ होनी चाहिए, क्योंकि आने के लिए किसी भी एरिया से क्वेश्चन आ सकता है। तो
Now when we observe the growth of communalism, 1920 onwards, तो इससे पहले हमने देखा था कि communalism in India had become a very prominent sentiment right at the beginning of the 20th century. तो फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग के बाद, उसके बाद जब खासकर मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म से पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट्स का प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया 1909 में, तब तक कम्युनलिज्म सिग्निफिकेंटली पॉलिटिसाइज हो चुका था। लेकिन अभी तक कम्युनलिज्म बस एक सेंटिमेंट की तरह ग्रो कर रहा है, उसका डिविजिव पोटेंशियल अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि उसके बाद जो आपका थोड़ा सा कॉन्जर्वेटिव एलिमेंट्स, खासकर अलीगढ़ स्कूल से जो एसोसिएटेड थे, आफ्टर दे पास्ड ऑन द बटन टू द न्यू जनरेशन ऑफ लीडरशिप, तो हम देखते हैं कि खासकर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में एक थोड़ा सा इत्मीनान आता है, इन द सेंस कि हम देखते हैं जो नई लीडरशिप है, इंक्लूडिंग लीडर्स लाइक मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली, शौकत अली, इनके साथ अच्छी बात ये थी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स और मॉडरेट मीन्स से अपने गोल्स परस्यू करना चाहते थे, मुस्लिम एम्पावरमेंट की बात पॉलिटिकली करते थे। दूसरी चीज थी कि ये लोग नेशनलिज्म को मुस्लिम इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं देखते थे, ये नेशनलिज्म को प्रीडोमिनेंटली हिंदू इंटरेस्ट की तरह नहीं देखते थे। इनका मानना था कि द प्राइम opposing force for both the Hindus and Muslims should first be the Britishers, जो कि अगर अभी तक आपको याद हो तो सर सैयद अहमद खान की पॉलिसी से बहुत डिफर करता था, क्योंकि वो लोग अपने आप को एक कम्युनिटी की तरह देखते थे, हिंदूज को एक अलग कम्युनिटी की तरह देखते थे, इसीलिए नेशनलिज्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट उनको लगता था अपीजमेंट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट, ताकि वो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ज्यादा कंसेशंस ले पाए। लेकिन 1920s खासकर लखनऊ पैक्ट जो हमने देखा था, उसके बाद इस सिचुएशन में बहुत इत्मीनान आया, क्योंकि होम रूल लीग में आपके मुस्लिम्स का सपोर्ट ऑब्टेन कर, खासकर मुस्लिम लीग का सपोर्ट ऑब्टेन करने के लिए उस समय कांग्रेस ने लखनऊ पैक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट्स को अक्नॉलेज किया, एज अ मतलब डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स को अक्नॉलेज किया कांग्रेस ने अपने लेवल पर भी, और ये सोचा गया कि नाउ the time is ripe to present a united front against the Britishers, both Hindus and Muslims united. इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें देखने को मिला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, जहां महात्मा गांधी tried to strategically create a cause out of the Khilafat issue, which was not even an Indian issue. It was an international issue affecting the identity of the Muslim population across the world. लेकिन जैसा कि हम लोगों ने कल ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म के टर्म्स में ऑब्जर्व किया, द sudden withdrawal of the non-cooperation movement was not just harmful for the growth of nationalism, पर उसके अलावा उस बीच में, उस दौरान जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई, दैट प्रूव टू बी वेरी हार्मफुल फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन जनरल, क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया था ड्यूरिंग 1921-22, जब केरला में मालाबार रीजन में जो मोपला अपराइजिंग थी, वो स्पेसिफिकली एक ऐसा एग्जाम्पल था जहां खिलाफत इशू वाला खिलाफत इशू वाला कॉज इन ऑर्डर टू यूनाइट हिंदूज एंड मुस्लिम्स उल्टा पड़ गया। इनफैक्ट क्योंकि इट हैपेंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो वहां पे जो आपके मुस्लिम मोपला पॉपुलेशन का गुस्सा भले ही हिंदू लैंडलॉर्ड के खिलाफ उनके क्लास रिलेशंस की वजह से था, उनके इकोनॉमिक ग्रीवांसेस की वजह से था, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से उस गुस्से को एक्सप्रेस किया उसमें धर्म जुड़ गया, उन्होंने कम्युनल तरीके से उन्हें टारगेट किया, तो इसी वजह से हिंदू मुस्लिम ट्रस्ट में थोड़ा सा धक्का लग गया, उनके ट्रस्ट में ब्रीच आ गया, एंड आफ्टर द डिसमिसल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट this led to a situation of communal disharmony in different parts of the country in the form of recurrent riots between Hindus and Muslims in different parts of the country. तो 1920s के बाद अगर हम देखें इसको, अगर हम लोग पहले ऑब्जर्व करें तो पहले अगेन आपके लिए फायदेमंद ये रहेगा कि आप
इस सिचुएशन को डेकेड बाय डेकेड ऑब्जर्व कर। तो अब इससे फायदा क्या होगा, आप इस डेवलपमेंट को अच्छे से मैप कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो 1920s के बाद अगर हम कम्युनलिज्म का डेवलपमेंट देखें तो एक तरफ मुस्लिम लीग एंड जिन्ना, उनका एटीट्यूड कैसे इवॉल्व हो रहा है, बिकॉज जिन्ना रिजाइंड because Jinnah resigned and refused to give his assent to the non-cooperation movement after it was launched by Mahatma Gandhi. नॉन-कॉपरेशन मूवमेंट के बाद वैसे ही लोगों का थोड़ा सा मास नेशनलिज्म से ट्रस्ट हिल गया था। तो अब जिन्ना और कांग्रेस के बीच में दरार बढ़ती जा रही थी थ्रू द 1920s. Jinnah had started mobilizing along the demands of the Muslim population, and he was moving away from Congress and Congress politics, especially Gandhian mass politics, क्योंकि at the end of the day वो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स में बिलीव करते थे। उनको मासेस तक इन इश्यूज को लेके नहीं जाना था, क्योंकि उनको पता था कि ये जो प्रिसाइजली जो हुआ आफ्टर द फॉल आउट ऑफ द नॉन खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, मासेस में मूवमेंट बहुत जल्दी रेडिकलाइज हो जाता है, और वो गांधी जी के पर्सपेक्टिव से बहुत डिफरेंट था। तो एक डायरेक्शन में हम देखेंगे कि अंडर जिन्ना द कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स ऑफ द मुस्लिम्स आर मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन, पर साथ में आपका एक्सट्रीमिज्म भी बढ़ रहा है बिटवीन इन बोथ ग्रुप्स अक्रॉस हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो अगर हम 1930s की बात 1920s की बात कंसिडर करें, तो immediately after the non-cooperation movement or after the withdrawal of the non-cooperation movement in 1922, it led to sporadic breakouts of riots. Ultimately, as we saw कि उसके बाद usually जिन्ना withdrew from the politics of the Congress, और धीरे धीरे वो मुस्लिम डिमांड्स को लेके और ज्यादा पर्टिकुलर होते चले गए। उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि द ओनली वे टू गेट सिग्निफिकेंट कंसेशंस फॉर द मुस्लिम्स इज टू आस्क फॉर सम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोटेक्शंस। तो कल हम लोगों ने देखा था कि जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ग्रो कर रहा था, क्योंकि एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के डिसमिसल के बाद एक जो कांग्रेस के अंदर भी एक नया जो स्वराज पार्टी का जब फॉर्मेशन हुआ, और ऐसे लीडर्स जो कि चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अपने डिमांड्स को रखना, फिर धीरे धीरे साइमन कमीशन और लॉर्ड बर्कनहेड चैलेंज के बाद और ज्यादा ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की आग को हवा लग गई। तो as a result of this, the Motilal Nehru report or Nehru report was finally presented in 1928. That was the first significant constitutional document produced by the Indians as a challenge, basically responding to the challenge posed by the Britishers. अब इसी समय पर उसी टाइम पे मोहम्मद अली जिन्ना इस टाइम पे he is not very militant in his attitude. क्यों? क्योंकि हमने देखा था साइमन कमीशन के टाइम पर भी he actually opposed the Simon Commission and the fact that all the members were white. He did not lend his support to the Simon Commission. उसके बाद जब नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंट की गई, तो हम देखेंगे कि जब नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंट की गई तो उसके अंदर जैसे लीग के कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स थे। लीग अंडर Muslim League under Muhammad Ali Jinnah and other leaders like more extremist leaders like Shafi Khan, उनके कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स थे कि अब जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा इंडिया का फॉर डिफरेंट प्रोविंसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल दे वांटेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम्स इन डिफरेंट प्रोविंसेस, जो कि लखनऊ पैक्ट से जो डिमांड एक्नॉलेज थी। उसके बाद दे वांटेड fixed seats for the Muslims in each of the provinces. जो भी provinces है वहां पे कुछ seats Muslims के लिए fix कर दी जाए, reserve कर दी जाए। उसके बाद they also wanted representation for Muslims greater than their proportion. तो इसका मतलब है कि अगर एक जगह पर
मुस्लिम्स 2% भी, मुस्लिम्स 2% पॉपुलेशन उनकी इन रियलिटी है, तो उनको लगता है कि अगर ऐसा है तो फिर उस प्रोविंस में मुस्लिम वोट फिर कहीं काउंट नहीं करेगा, क्योंकि नेचुरली मेजोरिटेरियनिज्म से सारे डिसीजंस मुस्लिम्स के मतलब सारे डिसीजंस बहुत आसानी से मुस्लिम पॉपुलेशन को एक्सक्लूड कर सकते हैं बिकॉज देर आर माइनॉरिटी। तो वो चाहते थे कि एटलीस्ट हर जगह मतलब उनके प्रपोर्शन से ज्यादा, भले ही वो 2% है लेकिन उन्हें 10% शेयर का रिजर्वेशन मिला, ऐसा कुछ। तो इन सभी डिमांड्स को नेहरू रिपोर्ट ने रिजेक्ट किया। जैसे नेहरू रिपोर्ट ने रिजर्वेशन एक्नॉलेज किया मुस्लिम सीट्स का, बट इट आस्क्ड, एक तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स रिजेक्ट किया, उसमें जॉइंट इलेक्टोरेट्स हो गए, सेपरेट इलेक्टोरेट्स में ओनली मुस्लिम पीपल वुड बी इलेक्टिंग मुस्लिम कैंडिडेट्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी। और उसके अलावा उन्होंने ये भी रिजेक्ट किया कि दे शुड गेट रिप्रेजेंटेशन ग्रेटर देन देयर प्रपोर्शन। उन्होंने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के लिए वो मान गए, लेकिन ग्रेटर देन देयर प्रपोर्शन वाला क्लॉज उन्हें एक्सेसिव लगा। अब ये शिफ्ट भी इसीलिए आया क्योंकि अगर आप नेशनल पॉलिटिक्स देखें तो पहले से बहुत आगे बढ़ चुकी है। जब 1916 में लखनऊ पैक्ट में ये एक्सेप्ट किया गया था कि मुस्लिम्स का सेपरेट इलेक्टोरेट्स एक्नॉलेज किया जाएगा, तब national unity was more of a concern for the leaders back then. Leaders like Bal Gangadhar Tilak just wanted to enlist the support of the Muslim League in the home rule movement. उस टाइम पे इट वाज कंसिडर्ड टू बी बेनिफिशियल कि हिंदूज और मुस्लिम साथ में मिलकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक यूनाइटेड फ्रंट प्रेजेंट करेंगे। लेकिन 1920s तक खासकर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जिस तरह का कम्युनलाइजेशन देखा गया, तब लीडर्स को पहली बार रियलाइज हुआ कि कम्युनलिज्म बहुत डिविसिव भी हो सकता है, कम्युनलिज्म बहुत डेंजरस हो सकता है। लोगों के दिमाग में अगर ये भावना को एनकरेज किया गया तो ये नेशनल इंटेग्रिटी को पूरी तरीके से थ्रेटन कर सकता है, क्योंकि लोग कभी भी अपने आप को एक नेशन से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। अब इसी वजह से खासकर तब, और क्योंकि ये एक तरीके से लॉर्ड बर्कनहेड के चैलेंज का रिस्पॉन्स था, तो उसमें और ज्यादा यू कुड नॉट allow for a provision to exist that would not allow the creation of a nation state. अगर आप एक नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं तो उसमें आप कोई इतना डेंजरस प्रोविजन नहीं अप्रूव करेंगे। तो यहां से फिर से नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928 वर्सेस द 14 पॉइंट्स प्रोग्राम। तो अब मोहम्मद अली जिन्ना के जो 14 पॉइंट्स प्रोग्राम थे, एक तरीके से वो लिस्ट ऑफ नॉन निगोशिएबल थिंग्स दैट द मुस्लिम्स वांटेड इन एनी कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। अब इसमें सारे मुद्दे आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। द मेन इश्यूज दैट द all parties conference or the committee that was formulating the Nehru report refused to admit was यही कि separate electorates जो कि इसके अंदर भी एक डिमांड थी। उसके बाद आपका ग्रेटर देन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और फिक्स्ड सीट्स इन ईच प्रोविंस। अब इसी समय ये आपका रैदर फिर भी हम कह रहे हैं, क्योंकि इस टाइम तक भी मोहम्मद अली जिन्ना हैड नॉट बिकम एक्सट्रीम इन हिज डिमांड्स, क्योंकि मुस्लिम लीग में भी शफी खान जैसे शफी खान का फैक्शन ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट था। वो थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं था। मतलब एक मिनट के लिए सबसे पहले तो मोहम्मद अली जिन्ना वॉज विलिंग टू हैव अ कॉन्वर्सेशन अबाउट सेपरेट इलेक्टोरेट्स को अगर ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स करना है तो उसमें अगर उसकी जगह उन्हें मतलब सिग्निफिकेंट रिप्रेजेंटेशन, ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, रिप्रेजेंटेशन ग्रेटर टू देयर प्रपोर्शन, तब वो कॉम्प्रोमाइज भी करने का सोच रहे थे। उसके अलावा मतलब ये निगोशिएशंस में ही वाज मोर विलिंग टू कम्युनिकेट विद द कांग्रेस ओवर द प्रोविजंस ऑफ द नेहरू रिपोर्ट। तो अभी तक ये इतना एक्सट्रीम नहीं बना है। आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ
the demands of the Muslim League and the Delhi Declaration and the presentation of 14 points program in 1929, इसके बाद धीरे धीरे उनका एक्सट्रीमिज्म बढ़ता रहा है, जैसा हम 1930s के बाद अभी देखेंगे। और उसके अलावा यहाँ से ये परवान चढ़ना ऐसे शुरू हुआ क्योंकि extremist elements within the Hindus also. So like the formation of organizations like RSS and revival of Hindu Mahasabha. Revival of Hindu Mahasabha had already been established in 1915. उनकी एक्टिविटीज भी अब ज्यादा अगेन क्योंकि ग्रास रूट्स में ये जो इंक्रीजिंग केसेस ऑफ हिंदू मुस्लिम राइट्स की वजह से ग्रास रूट्स में कम्युनलिज्म ज्यादा फैल रहा है। तो इवन कैंपेन्स लाइक द शुद्धि मूवमेंट, द म्यूजिक बिफोर मॉस्क कैंपेन्स, ये ऑन ग्राउंड कम्युनल मोबिलाइजेशन ज्यादा बढ़ने लगा। मतलब लोगों के मन में अंदर तक कम्युनलिज्म अफेक्ट करने लगा उनके सोचने की क्षमता को। And these extremist elements increased in both the Hindus and Muslim population. तो इसकी वजह से 1920s में आपका communalism has started to emerge as a significant force in national politics. और 1930s की जब हम बात करें तो क्योंकि हमने देखा कि जो 14 पॉइंट्स प्रोग्राम थे उसके अंदर जो मेजर डिमांड्स ब्रिटिशर्स ने जो मेजर डिमांड्स रखे थे मुस्लिम लीग ने ब्रिटिशर्स से, दे वांटेड मोर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन फॉर देमसेल्व्स इन एनी पॉलिटिकल अरेंजमेंट इन इंडिया। लेकिन 1930s में जब उन्होंने खासकर कांग्रेस का अप्रोच देखा टुवर्ड्स द डिमांड्स ऑफ द मुस्लिम्स, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आने लगा कि एक ऐसी कंट्री जहाँ पे कांग्रेस शायद हमेशा मेजोरिटी में रहे, मतलब मुस्लिम्स हमेशा माइनॉरिटी में रहे, और they might always be subjected to the will of the majority. तो उनके अंदर ये जो माइनॉरिटी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है वो और ज्यादा ग्रो करने लगा। और फाइनली 1930s के बाद आकर आप धीरे धीरे इसका इम्प्लीकेशन देखते हैं, क्योंकि पहली बार मोहम्मद इकबाल in 1930 talks about the concept of a separate मुस्लिम स्टेट। अभी तक अगेन फुल फ्लेजेड आइडिया नहीं है कैसे होगा। और 1933 में पहली बार कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट रहमत अली पहली बार पाकिस्तान वर्ड को यूज करते हैं, पाकिस्तान, जिसमें ही टॉक्स अबाउट द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, पंजाब, कश्मीर, पंजाब, अफगान कश्मीर, सिंध एज अ सेपरेट टेरिटरी, जहां पे बेसिकली एक ऑटोनॉमस टेरिटरी ऑफ द मुस्लिम्स, जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन विल बी एबल टू गवर्न देयर ओन गवर्नमेंट। अब इस पॉइंट पर ये समझने की बात है कि उन्होंने कहीं भी पार्टीशन का जिक्र नहीं किया है, कहीं भी पाकिस्तान अभी तक ऐसा कोई पॉपुलर बज़वर्ड नहीं बना है पॉलिटिक्स में। लेकिन अब लोगों के दिमाग में इस बात की नींव पड़ने लग गई है कि मुस्लिम्स को अगर अपने राइट्स असर्ट करने हैं इस कंट्री में, तो दे नीड टू हैव ऑटोनॉमस कंट्रोल ओवर मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस। अब यही सेंटिमेंट ग्रो होते होते पहले क्या हो रहा है कि पहले तो फिर भी दे वर स्टिल रैलिंग अराउंड द डिमांड्स ऑफ द 14 पॉइंट प्रोग्राम, जहां पर वो इन्हीं सब चीजों पे फोकस कर रहे थे। लेकिन जो आपको शायद याद होगा 1932 में जो कम्युनल अवार्ड आता है अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ रैमजी मैकडोनाल्ड, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी डिमांड्स जो खासकर आपकी प्राइमरी डिमांड्स हैं, जो वो कर रहे थे कि रीऑर्गेनाइजेशन, टेरिटोरियल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोविंसेस, NFWP, उसमें बंगाल उड़ीसा को सेपरेट किया जाए, असम को सेपरेट किया जाए। इसके अलावा जो उनकी और छोटी मोटी डिमांड्स थी वो सब अक्नॉलेज हो जाती हैं इस कम्युनल अवार्ड में 1932 में, जो उनकी पॉलिटिकल डिमांड्स होगी, जो उनकी सेपरेट इलेक्टोरेट्स ऑलरेडी हैं। उसके अलावा उनका प्रपोर्शनल भी 1935 के एक्ट में, क्योंकि 1935 गवर्नमेंट ऑफ 1932 का कम्युनल अवार्ड और उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया
उसके अंदर मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल डिमांड्स ऑफ मुस्लिम लीग अंडर जिन्ना वर मेट। तो उसके बाद सिचुएशन ये हो गई कि नाउ दे डिड नॉट हैव एनी useful political plank to mobilize the Muslim population। मतलब उनके पास ऐसा कोई कॉमन यूनाइटिंग फोर्स नहीं बचा जिसके बेसिस पे वो मुस्लिम पॉपुलेशन को एकजुट कर पाए। तो यहाँ पर अब एक्सट्रीम कम्युनलिज्म शेप लेने में इसका बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अब एक तो उनके पास जो उनके मॉडरेट डिमांड्स अब काफी नहीं थे एक सिग्निफिकेंट मुस्लिम इमेजिनेशन को होल्ड कर पाने के लिए। उसके बाद 1935 में, इफ यू रिमेंबर द प्रोविंशियल इलेक्शंस ऑफ 1935, उसके बाद द प्रोविंशियल इलेक्शंस ऑफ 1935 में the performance of the Muslim League was very bad. It was abysmal. If Congress ended up forming a government in 8 of the 11 provinces, तो मुस्लिम लीग उसी तरीके से मुस्लिम लीग did not form government in any of the provinces that would later form Pakistan, in the sense that Bengal, Punjab, Sindh, तीनों एरियाज में ही मुस्लिम रिजर्व्ड सीट्स या मुस्लिम रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज मुस्लिम लीग कैंडिडेट्स को नहीं मिली। उसके अलावा दे परफॉर्म्ड अ लिटिल बिट डिसेंटली इन बॉम्बे, मद्रास, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बट स्टिल the Muslim people of the country had also sort of proved that Muslim League was not the most popular party representing Muslim interests, क्योंकि बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी, ये सब वहाँ के लोकल इंटरेस्ट, वहाँ के जो मुस्लिम पॉपुलेशन, जो भले ये मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज थे लेकिन इन एरियाज का जो मुस्लिम पॉपुलेशन था वो भी अपने लोकल इंटरेस्ट के लिए ज्यादा वोट करता था। वो लीग के पैन इंडियन मुस्लिम डिमांड से ज्यादा अपने लोकल कॉजेस के बारे में सोचता था इलेक्शंस के टाइम वोट करने के लिए। तो इसका मतलब है ये जो क्रिएट करना चाह रहे थे मिथ की मुस्लिम लीग इज द ओनली पार्टी दैट इज रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स ऑन द नेशनल लेवल, ये लोगों के दिमाग में अभी तक सच नहीं हुआ था। तो उसके बाद जो मेजर जंक्चर ये आया, क्योंकि भले ही कांग्रेस को मतलब कांग्रेस गॉट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन यूनाइटेड प्रोविंसेस, पर उसको जब पार्टी तो जब उसको गवर्नमेंट बनानी थी यूनाइटेड प्रोविंसेस में, तो मोहम्मद अली जिन्ना ऑफर टू फॉर्म अ कोalition गवर्नमेंट विद द लीग, लेकिन the Congress refused because they wanted to distance themselves from the religious narrative of the Muslim League। लेकिन उसी समय कांग्रेस के मेंबर्स हिंदू महासभा के एग्जिस्टिंग मेंबर्स हो सकते थे। इनफैक्ट आपके स्वराजिस्ट का भी एक फैक्शन ऑफ पीपल इंक्लूडिंग लीडर्स लाइक लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, दे वर अ पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिविस्ट ग्रुप जो कि they could relate to the हिंदू एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स ऑफ हिंदू महासभा। तो जब ये हिपोक्रेसी, ये मोहम्मद अली जिन्ना को ये कांग्रेस की हिपोक्रेसी लगी, इस रिफ्यूजल के बाद मोहम्मद अली जिन्ना को विश्वास हो गया कि कांग्रेस जब तक पावर में है वो मुस्लिम्स को इक्वल शेयर नहीं देंगे पॉलिटिकल पावर। तो यहाँ से द डिमांड्स फॉर अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट बिकम इवन मोर प्रोमिनेंट। जैसे उसके बाद जब कांग्रेस ने मिनिस्ट्रीज फॉर्म की, तो अब जिन्ना ने इस बात पे मोबिलाइज करना शुरू कर दिया कि कांग्रेस के रहते हुए कांग्रेस मिनिस्ट्रीज आर नॉट वेरी फेयर टू द मुस्लिम्स ऑफ देयर प्रोविंसेस। तो इसी सिलसिले में उन्होंने पीरपुर रिपोर्ट में इसका जिक्र, पीरपुर रिपोर्ट में उन्होंने एक्सपोज करने की कोशिश की कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज आर बायस्ड टुवर्ड्स द मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ दीज प्रोविंसेस। फिर उसके बाद जैसा हमने देखा कि आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की डिमांड्स को सीरियसली नहीं लिया गया वायसरॉय द्वारा, तो उन्होंने फिर दिसंबर 1939 में दे रिजाइन फ्रॉम देयर पोस्ट। तो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के रेजिग्नेशन के बाद
Jinnah tried to present it and celebrate it as a day of deliverance from the rule of the Congress. उन्होंने अब नेशनल पॉलिटिक्स में एकदम एंटी कांग्रेस स्टैंस लेना शुरू कर दिया, इन द सेंस कि वो अब कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम्स का एक सबसे सिग्निफिकेंट एडवर्सरी की तरह पेश करते जा रहे थे। और कांग्रेस को ये क्लासिफिकेशन बिल्कुल नहीं पसंद आई। कांग्रेस अपने आप को एक सेक्युलर, एक पैन इंडियन पार्टी की तरह देखता था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जहां कांग्रेस ने डिसाइड किया कि नाउ इज द टाइम टू पुश फॉर द नेशनलिस्टिक डिमांड फॉर कंप्लीट एंड इमीडिएट फ्रीडम, लीग ने इसको आइडेंटिफाई किया एज एन अपॉर्चुनिटी कि अब मुस्लिम्स का सपोर्ट मोबिलाइज किया जा सकता है। तो इसीलिए मुस्लिम लीग, आप देखेंगे कि उस समय के सभी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज से दूर वो अपना खुद का ऑन ग्राउंड कैनवसिंग और कैंपेनिंग में ज्यादा बिजी है। तो हम अभी इसी वजह से हम देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट जंक्शन 1940s के बाद, अगर हमें कुछ भी जो सबसे इंपॉर्टेंट जंक्शन हम ऑब्जर्व करते हैं, तो मुस्लिम लीग के लाहौर सेशन में they adopt the Lahore Resolution of 1940, जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान रेजोल्यूशन। ऑल्दो इस रेजोल्यूशन में पाकिस्तान वर्ड कहीं भी मेंशन नहीं है, कहीं पर भी ये आइडेंटिफाइड नहीं है कि उनको जैसे पाकिस्तान या पार्टीशन, ये वर्ड अभी भी कहीं भी मेंशन नहीं है। पर पहली बार दिस बिकम्स द ऑफिशियल proclamation of Jinnah's two-nation theory. Proclamation of Jinnah's two-nation theory in the sense that for the first time he voices this out in a document कि मुस्लिम्स और हिंदूज सिर्फ दो डिफरेंट कम्युनिटीज नहीं है, वो दो डिफरेंट नेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एक बहुत ही डेंजरस प्रेसिडेंट था। वो तरीके से लाहौर रेजोल्यूशन के अडॉप्शन के बाद मुस्लिम लीग के दिमाग में को एग्जिस्टेंस ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स विद इन वन नेशन उनके लिए वर्चुअली इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि वो यही दिखाना चाहते थे कि दे रिप्रेजेंट टू नेशंस जो कि दो अलग पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स डिजर्व करते हैं, दोनों एक साथ एक गवर्नमेंट के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अब इसके बाद क्योंकि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, अब आपको अगर 1940s का पीरियड याद हो तो आपको पता है कि आफ्टर द लॉन्च ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट मोस्ट ऑफ द प्रोमिनेंट कांग्रेस मिनिस्टर्स स्पेंट दोज इयर्स इन जेल after the launch of the Quit India movement till the surrender, till the end of the Second World War in 1945। तो ज्यादातर लीडर्स अभी एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर है। अब इस टाइम पीरियड को मुस्लिम लीग और जिन्ना ने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया कि ये जो पॉलिटिक्स है मुस्लिम सेपरेटिज्म की, उनको ड्राइंग रूम से उठा के लोगों तक पहुंचा पाए। तो ऑन ग्राउंड मुस्लिम लीग की कैनवसिंग की वजह से अब ये जो सेपरेटिज्म का सेंटिमेंट है, जो मुस्लिम्स को एहसास दिलाने का सेंटिमेंट है, वो इतना ज्यादा वो अब लोगों के दिमाग में भी बढ़ने लगा। तो इस वजह से जब हम 1945 में आते हैं, तो अब after the end of the Second World War, after Japanese surrender, now the Britishers, it is no longer beneficial for the Britishers also to hold on to India as a colony। इसका मतलब है कि अब एक तो इतना ज्यादा इकोनॉमिक कॉस्ट है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, उसके बाद पूरी दुनिया में स्पेशली अटलांटिक चार्टर साइन होने के बाद, यूएसए जैसे एलाइज के प्रेशर के बाद, पहले से भी देखा कि क्रिप्स मिशन और ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स इसीलिए भेजे गए थे इंडिया में क्योंकि उनको एलाइज का प्रेशर पड़ रहा था। अब और ज्यादा दुनिया में डीकोलोनाइजेशन को एक्नॉलेजमेंट मिल गया और इंडिया में
सिर्फ इंटरनेशनल फैक्टर्स की बात नहीं है, इंडिया में भी क्विट इंडिया मूवमेंट के समय ब्रिटिशर्स ने रियलाइज कर लिया था कि इट इज नो लॉन्गर बेनिफिशियल और नो लॉन्गर पॉसिबल टू होल्ड ऑन टू इंडिया, क्योंकि इतना ज्यादा नेशनलिज्म फैल चुका है ग्रास रूट्स पे। तो अगर हम एक तरफ देखें कि नीड्स फॉर द why did the British transfer power, तो इसका एक तो सिग्निफिकेंट आउटकम है इंटरनेशनल कंसेंसस, अटलांटिक चार्टर जैसा। उसके बाद ब्रिटिश इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। अब ये मास नेशनलिज्म जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट के केस में भी सही है, लेकिन सबसे मेजर जो इसका आउटकम या आउटग्रोथ था वो था द ग्रोइंग डिसेंशन अमंग्स द आर्म्ड फोर्सेस। तो यहीं पे अगर हम थोड़ा सा छोटा डिटूर लें तो नेशनलिज्म के साथ जैसे हमने देखा रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म, भगत सिर्फ भगत सिंह का रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म नहीं था, सुभाष चंद्र बोस वाज आल्सो लीडिंग अ पैरेलल स्ट्रैंड ऑफ नेशनलिज्म। तो वैसे तो ही वाज वर्किंग विद इन द फोल्ड ऑफ द कांग्रेस इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि दोनों यंग लीडर्स काफी सिमिलर टेंडेंसीज रखते थे, दोनों कंप्लीट फ्रीडम के हक में थे और दोनों अपने लीनिंग्स में सोशलिस्ट थे। तो जब कांग्रेस सोशलिज्म की तरफ टिल्ट किया तो सुभाष चंद्र बोस ने even the initiatives like introducing a national planning committee in 1938, इन सारे इनिशिएटिव्स में भी सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ा रोल था। लेकिन 1939 के त्रिपुरी सेशन के बाद बहुत फेमसली उनके और कांग्रेस के बाकी मेंबर्स के बीच में एक रिफ्ट आ गया। खासकर उस रिफ्ट का जो मेन कैटलिस्ट बन गए वो महात्मा गांधी बन गए। इन 1938 के त्रिपुरी सेशन में जब सुभाष चंद्र बोस के 1939 के त्रिपुरी सेशन में जब सुभाष चंद्र बोस के सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट बनने की बात आई, कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनने की, तो महात्मा गांधी ने अपना सपोर्ट पिताभी सीतारामैया को दिया जो कि उनके राइवल कैंडिडेट थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस वन दी इलेक्शंस। अब इसको महात्मा गांधी ने अपने पर्सनल लॉस की तरह लिया और नेचुरली महात्मा गांधी का ये एटीट्यूड देख के कांग्रेस के जो बाकी लोग थे उनका सेंटिमेंट थोड़ा उनकी तरफ टिल्ट हो गया। वो भी नहीं चाहते थे, इवन दो इस केस में जवाहरलाल नेहरू को बहुत दिक्कत हुई न्यूट्रलिटी मेंटेन करने में, लेकिन हालात या रिजल्ट ये हुआ कि इवन दो सुभाष चंद्र बोस वन द इलेक्शंस, उनको अपने हिसाब से जैसे इलेक्शन जीतने के बाद सिर्फ प्रेसिडेंट के साथ कांग्रेस वर्किंग कमिटी भी वापस हर बार रीफॉर्मुलेट होती है और डिसीजंस फिर वो सब मिलके लेते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस को अपनी कमिटी में सर्व करने वाले लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स ही नहीं मिले। तो उन्होंने इसको एक साइन की तरह लिया और उन्होंने ही डिसाइडेड टू रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट एंड फॉर्म द फॉरवर्ड ब्लॉक इन द कांग्रेस, जो कि खासकर जब आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब कांग्रेस अभी थोड़ा हिचकिचा रहा था मास नेशनलिज्म या मास मूवमेंट लॉन्च करने में, तब सुभाष चंद्र बोस ने और ज्यादा अपने फॉरवर्ड ब्लॉक में पुश करना शुरू किया कि दिस इज द राइट टाइम टू फोर्स ब्रिटिशर्स टू गिव इंडिया टोटल एंड कंप्लीट फ्रीडम। लेकिन फिर उसके बाद ऑफ कोर्स बिकॉज ही वाज अरेस्टेड इन 1940 बिकॉज ऑफ हिज एक्टिविज्म रिलेटेड टू अदर इंस्टेंसेस लाइक द हॉलवेल मॉन्यूमेंट जब इरेक्ट हो रहा था कोलकाता में, तो पर हाउस अरेस्ट में होने के बावजूद ही मैनेजेस टू एस्केप फ्रॉम इंडिया एंड ही पहले उन्होंने सोचा कि वो जर्मनी जाके मतलब एक एंटी ब्रिटिश या एंटी इंपीरियल अलायंस फॉर्म करेंगे विद द एक्सेस पावर्स, लेकिन जब उनको वहां पर उसका मौका नहीं मिला तो ही फ्रॉम जर्मनी ही केम टू जापान इन 1943। उससे पहले 1942 में जैसा हमने देखा, क्योंकि जापानीज इंपीरियलिज्म भी आगे बढ़ रहा था, सिंगापुर और मलय को कैप्चर करने के बाद, तो सिंगापुर और मलय उन्होंने कैप्चर तो ब्रिटिशर से किए थे, तो ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियन सोल्जर्स थे
जिनको प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना दिया था जापानीज ने वहां पे, उन लोगों ने एक तरीके से जापानीज से अपील की कि इंडियन सोल्जर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ लीडर्स लाइक मोहन सिंह भकना, they wanted to form a separate Indian national army independent of the Britishers, जो कि ब्रिटिशर्स को अटैक करे ऑन बिहाफ ऑफ इंडियंस। और जापानीज के लिए काफी फेवरेबल था क्योंकि ब्रिटिशर्स वर देयर एडवर्सरीज इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो जापानीज ने भी उन्हें इस बात की सहमति दे दी। तो रास बिहारी बोस और मोहन सिंह भकना ने आईएनए फॉर्म किया 1942 में। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये वही रास बिहारी बोस है जो, आपको याद होगा दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, जब लॉर्ड हार्डिंज पे बॉम्ब फेंकने वाला कॉन्स्पिरेसी जिसने स्पीयर हेड किया था, उसके बाद ही मूव्ड, ही वाज आल्सो एसोसिएटेड विद द गदर मूवमेंट एंड ही वाज लिविंग इन एग्जाइल अंडर, ही वाज लिविंग इन एग्जाइल इन सिंगापुर बैक देन फॉर सम टाइम। लेकिन फिर उसी के बाद जब आईएनए फॉर्म हुई तो उन्होंने इस एफर्ट्स में मोबिलाइज एफर्ट में अपना कंट्रीब्यूशन देना जरूरी समझा। लेकिन जब तक सुभाष चंद्र बोस आए 1943 में, तब तक बाकी लीडरशिप जैसे मोहन सिंह भकना का फॉल आउट हो गया था। तो अब फिर से आईएनए लीडरशिप के लिए सफर कर रहा था, उसके पास कोई ऐसा कोई प्रोमिनेंट लीडर नहीं था। सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए की लीडरशिप अज्यूम की 1943 में, उसको रीऑर्गेनाइज किया और फेमसली उनको क्लियरली मतलब सिर्फ मतलब एक इंडिपेंडेंट फोर्स की तरह, एक इंडिपेंडेंट ट्रूप्स की तरह इमेजिन की तरह प्लान किया कि वो ईस्टर्न साइड से ब्रिटिश एम्पायर को अटैक करेंगे। अब इसी तहत आईएनए का सबसे मेजर विक्ट्री इंडियन नेशनल आर्मी की, उसका सबसे मेजर सिग्निफिकेंस तो साइकोलॉजिकली था, क्योंकि पहली बार मतलब इस तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री अटेम्प्ट टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश एम्पायर अपने आप में इनोवेटिव तो है, अपने आप में काफी सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस का एक सिंबल तो है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आईएनए ने एटलीस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1944 में व्हेन दे स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम द ईस्ट, तो इट वाज एबल टू रजिस्टर सम विक्टरीज बैक इन मणिपुर। तो अगर हम लोग बात करें तो आपका सबसे पहले दे आर 1944 में इन मोइरांग मणिपुर they hoist the Indian flag, sovereign flag of India for the first time as a separate Indian force। लेकिन अगेन क्योंकि यहाँ पर अब जापानीज का सपोर्ट उस समय तक बिल्कुल मतलब जापानीज सपोर्ट रिलायबल नहीं था, ब्रिटिशर्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। 1944 में basically the entire army was like in a way they had to surrender and they were imprisoned। फिर 1945 के बाद जब जापान ने सरेंडर किया तो ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि इन अरेस्टेड ऑफिसर्स के साथ करना क्या है। अब ऑलमोस्ट 76,000 ऑफिसर्स को तो वो ट्राई नहीं कर सकते थे अलग अलग चीजों के लिए, तो उन्होंने कुछ सिलेक्टेड लोगों को वॉर क्राइम्स के लिए ट्राई करना स्टार्ट किया, जिसके अंदर आपके 3 मेजर नाम जो थे, गुरबख्श सिंह ढिल्लों, शाहनवाज और प्रेम सहगल। ये क्वेश्चन आपका 2021 यूपीएससी में आया भी था, क्योंकि ये तीनों ना अलग अलग कम्युनिटी से थे तो इंडिया की डाइवर्सिटी का प्रतीक बन गए। और ये जो फेमस आईएनए ट्रायल्स है, ये क्योंकि रेड फोर्ट पे पब्लिकली लोगों के सामने हुए तो, और न्यूज़पेपर में इसकी बहुत वाइड कवरेज हुई, तो लोगों के दिमाग पे इसने बहुत बड़ा असर छोड़ा, खासकर आर्म्ड फोर्सेस के दिमाग पे। और इनको रिप्रेजेंट करने वाले जो लॉयर्स थे, इनफैक्ट इवन जवाहरलाल नेहरू केम फॉरवर्ड एज वन ऑफ द काउंसिल्स टू like represent these 3 prisoners of war on behalf of the Indian government। तो इसकी वजह से लोगों के मन में, और खासकर आर्म्ड फोर्सेस जो कि ब्रिटिश का सबसे लॉयल इंस्ट्रूमेंट था अभी तक, आर्मी में 1857 के बाद कभी बहुत बड़े स्केल पे कोई म्यूटिनी या रिबेलियन नहीं हुआ था, आईएनए उसका सबसे बड़ा नमूना बन गया। उसके बाद फिर 1946 का
RIN या रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट, जो कि पुअर सर्विस कंडीशंस की वजह से IMS तलवार, जो कि एक ब्रिटिश शिप के ऊपर उस जब नेवल ऑफिसर्स ने अपने वर्किंग कंडीशंस की वजह से, ये जो आपका डिसल्यूजनमेंट था जो बहुत बड़े स्केल पे आर्म फोर्सेस के ऑफिशियल्स के मन में बढ़ चुका था, जब इन्होंने रिवोल्ट किया 1946 में, तो ये रिपीटेड म्यूटिनीज, रिपीटेड चैलेंजेस के बाद ब्रिटिशर्स को ये पता चल गया कि अब तो इस कंट्री को होल्ड करना और इम्पॉसिबल है, बिकॉज वी डोंट इवन हैव टूल्स ऑफ कोअर्शन ऑन आवर साइड। आर्मी, पुलिस, ये सारी ही इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके थ्रू आप किसी कंट्री को या किसी कॉलोनी को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके बाद से it was virtually decided that they are going to transfer power. तो ट्रांसफर ऑफ पावर की बात, अब यहां पे मामला इसीलिए फंसता है क्योंकि अभी तक ब्रिटिशर्स ने एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी यूज की थी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में, कि जब भी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर की बात आती थी, तो वो जानबूझ के मुस्लिम कम्युनलिज्म को, माइनॉरिटी सेंटिमेंट्स को आग दे देते थे, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन बनने में या कोई भी फ्यूचर गवर्नमेंट बनने में एक बहुत मेजर रोड ब्लॉक हमेशा रहे। अब 1945 के बाद उनके हक में है कि उनको इंडिया को जल्दी से जल्दी वकेट करना है, लेकिन उन्होंने जो अपने लिए एक फ्रैंकेनस्टाइन्स मॉन्स्टर क्रिएट कर लिया है इन द फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म, अब उनका ही ये प्रोसेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करेगा। तो उसका सिग्निफिकेंट यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा इवेंट टू इवेंट से ज्यादा अगेन फिर आपको नैरेटिव पे फोकस करना है। तो 1945 में इमीडिएटली आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो उस समय के वाइसरॉय थे लॉर्ड वेवल, वो तब ब्रिटिश, वो वापस लंदन जाते हैं ये सोचने के लिए कि इंडिया में जो ट्रांसफर ऑफ पावर का प्रोसेस करना है वो किस दिशा में होना चाहिए, किस डायरेक्शन में प्रोसीड करना चाहिए। तो इसी के तहत जब वो डिसाइड करते हैं कि वन वे वुड बी टू ब्रिंग द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टीज, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, ऑन द नेगोशिएटिंग टेबल, और 1945 में ही वेवल प्लान जो है वो आपके शिमला कॉन्फ्रेंस में अनलीश किया जाता है। तो वेवल प्लान के हिसाब से अगर हम लोग देखें, अब हम लोगों को इसके इवेंट्स को बहुत अच्छे से और स्ट्रेटेजिकली समझना चाहिए। अगर अब हम वेवर प्लान, इसके अंदर बहुत, मतलब आपके जो बेसिक प्रोविजंस है, जैसे क्रिप्स मिशन के अंदर भी डिसाइड किया गया था कि इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म की जाएगी। तो अभी फिलहाल उस पर चर्चा करते हुए जो वाइसरॉय और उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उन्होंने बोला वो प्योरली इंडियन बना दिया जाएगा एक्सेप्ट फॉर द वाइसरॉय एंड द कमांडर इन चीफ। और उसमें भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हिंदूज और मुस्लिम्स के लिए इक्वल रिप्रेजेंटेशन कर दिया जाएगा, जहां पे मुस्लिम मेंबर्स को नॉमिनेट करने का राइट होगा मुस्लिम लीग के पास, और हिंदू मेंबर्स को नॉमिनेट करने का राइट होगा कांग्रेस के पास। अब इसके बाद मुस्लिम्स, उसके बाद अब इधर जो आपका मेजर प्रॉब्लम आ रहा था, ये प्लान वाज रिजेक्टेड यूनानिमसली बाय बोथ द कांग्रेस एंड द लीग, क्योंकि सबसे पहले उनको अपने आप को एज अ सोल रिप्रेजेंटेटिव, मुस्लिम लीग को अपने आप को एज अ सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन एक्नॉलेज करवाना था। पर कांग्रेस इस स्कीम से ही अग्री नहीं करती थी कि हिंदूज और मुस्लिम्स में बांट कर मेंबरशिप डिसाइड की जाए, क्योंकि कांग्रेस अपने आप को हिंदू पार्टी की तरह देखती ही नहीं थी। वो इस चीज को कमिट करने के लिए तैयार नहीं थी कि it was not willing to recognize that Muslim League is the only representative of the Muslims in India. तो इस वजह से इस प्लान को दोनों से ही सहमति नहीं मिली। और उसके बाद से
अगर हम बात करें तो आपका फिर जो प्रोसेस है 1940s के बाद ट्रांसफर ऑफ पावर का, वो कॉम्प्लिकेट ही होता चला गया, क्योंकि इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि फाइनली इसके बाद हम लोग देखते हैं कि फाइनली जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है उसमें आफ्टर द फेलियर ऑफ द वेवल प्लान, जब ब्रिटेन में एक फेवरेबल लेबर पार्टी गवर्नमेंट आती है तो वो धीरे धीरे और ज्यादा अब इस बात के लिए मतलब उतावली हो रही है कि इंडिया को कैसे कितनी जल्दी पावर ट्रांसफर किया जाए। तो जब वेवर प्लान सक्सेसफुल नहीं होता तो 1946 में प्लान कैबिनेट मिशन भेजा जाता है मार्च 1946 में, 3 मेंबर बॉडी, जो कि डिसाइड बेसिकली उसका एम यही होता है कि वो इंडिया के अंदर, अगर अब हम लोग देखें तो इंडिया के अंदर खासकर ये वेवल प्लान और रॉयल इंडियन नेवल की म्यूटिनी को देखते हुए इंडिया के अंदर उनको अब एक कंसेंसस क्रिएट करना है कि ये जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस आर नॉट सीइंग आई टू आई विद ईच अदर ऑन इंपॉर्टेंट इश्यूज, इसको रिजॉल्व करने के लिए उन्हें एक ऐसा कॉम्प्रोमाइज लाना है जो दोनों के लिए एक्सेप्टेबल। तो मेंबरशिप के केस में आपको याद होगा वही सर स्टैफर्ड क्रिप्स, जो क्रिप्स मिशन के सर स्टैफर्ड क्रिप्स वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ दिस अलोंग विद 2 अदर्स। आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा फेमिलियराइज कर सकते हैं अपने आप को, क्योंकि अगेन ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा मेन चीज जो हमें समझने की जरूरत है, क्या कॉम्प्रोमाइज ब्रिटिशर्स ला रहे थे जो वो चाहते थे जिसके थ्रू वो कांग्रेस और लीग के बीच में एक कंसेंसस फॉर्म कर पाए। तो सबसे पहले उन्होंने प्रपोज किया अ फेडरल स्ट्रक्चर जहां पे विद अ वीक सेंटर, इन द सेंस कि सेंटर के पास बस डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन का एक्सक्लूसिव राइट होगा, बाकी जो प्रोविंसेस, ज्यादा पावर प्रोविंसेस को दी गई थी इस प्लान में, क्योंकि दैट वाज, इसके बिना एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट से कभी भी मुस्लिम लीग अग्री ही नहीं करता, क्योंकि उसको मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज में ज्यादा ऑटोनॉमी चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी इसी प्लान के हिसाब से फॉर्म होने का, क्योंकि अब एक इंटरिम, बेसिकली ये प्लान किन दो चीजों के बारे में बात कर रहा है, पहले ये चाह रहे हैं कि अभी इंडिया में जब तक ट्रांसफर ऑफ पावर हो नहीं जाता तो इंडिया को कौन चलाएगा, उसे कहते हैं इंटरिम गवर्नमेंट, एक टेम्पररी तरीके से चलने वाली गवर्नमेंट। और उसके बाद लॉन्ग टर्म में तो इंडिया को खुद ही चलाना है ना अपने आप को, तो 2-3 साल के बाद जो गवर्नमेंट बनेगी वो कैसे बनेगी उसको, उसका डिसीजन होगा कॉन्स्टिट्यूशन से, तो उसके लिए चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन के लिए भी ये प्लान, देयर विल बी 389 मेंबर्स, जिसके अंदर आपके प्रोविंशियल असेंबलीज, प्रिंसली स्टेट्स और चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से मेंबर्स होंगे। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि ये जो बॉडी है ये, इसमें प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और मेन चीज है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्ट करेंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज। ये एक इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी होने वाली थी, और वो भी जो रिप्रेजेंटेशन और कितने प्रोविंसेस से लोग कितने मेंबर्स को, जैसे कि ये जो 292 मेंबर्स जो अलग अलग प्रोविंसेस के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, उनका भी डिवीजन 3 कम्युनिटीज के आधार पर होगा, वो है जनरल, मुस्लिम्स और सिख्स। तो अपने कंसेप्शन, अब ये इसका वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल
प्रोविजन था कि इसके अलावा कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से these provinces will be divided into three groupings. Group A, भले ही वो हिंदू मेजॉरिटी, ग्रुप ए विल बी सिंपल हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस, ग्रुप बी विल बी Muslim majority provinces of Western India, and Group C will be Muslim majority provinces of Eastern India. Now, the main issue was, in सब में अभी interim government में both Congress and Muslim League will form the Constituent Assembly naturally. अब इसके अंडर जो मेन चीज थी, पहले बोथ कांग्रेस एंड द लीग अग्री टू द कैबिनेट मिशन प्लान. जब ये मई में 1946 में प्रेजेंट किया जाता है तो कांग्रेस और लीग दोनों अपनी सहमति दे देते हैं थोड़े टाइम के लिए, बिकॉज दोनों इसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे होते हैं. तो फॉर जिन्ना द आइडिया दैट दिस ग्रुपिंग लाइक they will be, each group will also be drafting its own constitution, उनको ऑटोनॉमी मिलेगी, वीक सेंटर मिलेगा, उनको लगा कि वो जो चाहते हैं एक सेपरेट. पर एक्चुअली में फिर जब जवाहरलाल नेहरू ने क्लैरिफाई किया कि ये जो ग्रुपिंग है ग्रुप ए बी और सी में, जो ग्रुपिंग होगी कंपलसरी नहीं होगी और प्रोविंसेस अपने हिसाब से इस ग्रुप को छोड़ भी सकते हैं, तो फिर जिन्ना का कॉन्फिडेंस हिल गया इस प्लान से. उसको लगा कि फिर ये तो बहुत एम्बिगुअस चीज हो जाएगी एंड दिस माइट बी यूज्ड टू अंडरमाइन द डिमांड्स ऑफ द मुस्लिम्स फॉर अ सेपरेट और ऑटोनॉमस स्टेट. तो फिर उन्होंने जून 29 को अपना किया हुआ अग्रीमेंट विड्रॉ कर लिया और उसके बाद ही अनाउंस द direct action day held on 16th July 1946. जुलाई 16, 1946. अब इसके बाद communal riots spread across the country. इन द सेंस कि आप देखोगे कि बॉम्बे, नोआखाली, बिहार, गढ़मुक्तेश्वर ये सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज बन गए और इतना ज्यादा वास्ट ब्लड शेड हुआ इन डिफरेंट एरियाज कि अब कांग्रेस के लीडर्स भी, दे वर हेल बेंट अगेंस्ट पार्टीशन, बट दे हैड स्टार्टेड टू सी दैट द टू नेशन थ्योरी वाज नॉट जस्ट a conspiracy being propelled by Muhammad Ali Jinnah anymore. People had started to believe in it in different parts of the country. और इसका सबसे बड़ा नमूना बना जो आपका इलेक्शंस थे 1946 के. 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से प्रोविंशियल इलेक्शन, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और प्रोविंसेस में इलेक्शंस हुए फिर से, जिसमें कांग्रेस की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी. इट वन ऑलमोस्ट 91% ऑफ द नॉन मुस्लिम वोट्स और उसने मेजर प्रोविंसेस में अपनी गवर्नमेंट भी फॉर्म की. लेकिन मुस्लिम लीग की भी परफॉर्मेंस पहले से बहुत अच्छी थी. इट वन द मेजॉरिटी इन बंगाल, पंजाब, Sindh, and it obtained majority of the reserved seats and it captured a significant share of the Muslim reserved votes. तो अब इसके बाद मुस्लिम लीग को डिसमिस भी नहीं किया जा सकता था एज अ नॉन पॉपुलर पार्टी. इससे पहले हमने देखा था कि 1937 के इलेक्शंस तक Muslim League had not become the most important Muslim party in the country, पर अब it had actually come to represent the interests or the demands of the Muslim population across the country. इस सिचुएशन के बाद जो इंटरिम गवर्नमेंट बनती है ऑलमोस्ट अक्टूबर सितंबर से, जिसको मतलब सितंबर में इंटरिम गवर्नमेंट को, जो कि आपका बेसिकली जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू ही इलेक्ट की गई थी, उसको तब तक कंट्रोल करना था इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन जब तक ये ट्रांसफर ऑफ पावर और कॉन्स्टिट्यूशन बनने का प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए. तो सितंबर में जब उनको बुलाएगा तो लीग के मेंबर्स को भी ज्वाइन करना था, लेकिन उन्होंने, अब मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे उन्होंने जानबूझ के इंटरिम गवर्नमेंट को एक तरीके से प्रोटेस्ट के प्लेटफॉर्म की तरह यूज किया, जहां पर वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस, मीटिंग्स को ना डिले करने लगे, कई बार बॉयकॉट करने लगे. अब
कांग्रेस ट्राई टू पुश थ्रू दिस सिचुएशन, जैसे इम्पोर्टेंट प्रोविजन होते थे, जैसे कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। भले ही लीग के मेंबर्स का प्रेजेंस नहीं होता था, लेकिन कांग्रेस फिर यूज टू प्रोसीड विद दोज, वो पास कर देता था। लेकिन फिर धीरे धीरे उसने देखा कि इसकी वजह से कितना डेडलॉक आ रहा है इंटरिम गवर्नमेंट के काम में, कोई भी काम ढंग से हो नहीं पा रहा है। तो हम लोग अक्सर सोचते हैं कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि आखिर कांग्रेस ने पार्टीशन को क्यों नहीं रोका, कांग्रेस चाहता तो पार्टीशन रोक सकता था। सिचुएशन ऐसे इवॉल्व करी थी खासकर 1946 के बाद कि एक तरफ द रायट्स वर एक्चुअली लीडिंग टू अ लॉट ऑफ ब्लडशेड ऑन ग्राउंड, ऐसा फैक्ट जो कि वो डिसमिस नहीं कर सकते थे। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि मुस्लिम लीग एक बहुत ही सैबोटाज वाला काम कर रही है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और इंटरिम गवर्नमेंट में, तो उनको ऐसा लग गया कि अब तो फिर फ्रीडम के बाद एक ऑटोनॉमस गवर्नमेंट भी आप नहीं चला पाएंगे। खासकर महात्मा गांधी को बहुत ज्यादा ये बोला जाता है कि उनको कभी भी पार्टीशन को होने नहीं देना चाहिए था। प्रॉब्लम ये थी कि ये बिपिन चंद्रा अपनी किताब में इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में मेंशन भी करता है कि पीपल फॉरगेट दैट एट द एंड ऑफ द डे गांधी एंड कांग्रेस, गांधी स्पेसिफिकली वाज अ लीडर who acted according to the pulse of the public। तो वो जब पब्लिक सेंटिमेंट को फील करते थे उसी हिसाब से अपने मूवमेंट को मोबिलाइज करते थे। अब 1946 तक एक्चुअली पल्स ऑफ द पब्लिक में अनफॉर्चुनेटली पार्टीशन की डिमांड बहुत ज्यादा आ गई है। अब ये सिर्फ एक एलीट पॉलिटिशियंस की डिमांड नहीं रही है, अब एक्चुअली लोग घर घर में ये मानने लगे, खासकर मुस्लिम पॉपुलेशन के अंदर ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा घर कर गया। तो कांग्रेस के पास और कोई चारा नहीं था। फरवरी में उसने वायसरॉय को अपील किया कि इंटरिम गवर्नमेंट से मुस्लिम लीग के मेंबर्स को निकाल दिया जाए, क्योंकि वो लोग बिल्कुल भी काम होने नहीं दे रहे हैं। अब यही एक्ट ऑफ सैबोटैज और इंडिया में खराब होती हुई सिचुएशन को देख के, राइट्स को देख के, और आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस, इन सब से भी उनका हाथ जा रहा है ब्रिटिशर्स का। तो ब्रिटिशर्स ने फरवरी में क्लेमेंट एटली ने एक एटलीस्ट डिक्लेरेशन में ब्रिटिशर्स ने आउट ऑफ डेस्परेशन ये डिक्लेयर किया कि जून 1948 तक इंडिया को किसी भी तरीके से ब्रिटिश वकेट कर देगी। अब इसके लिए अगर उसको पावर दो अलग सेंटर्स में भी ट्रांसफर करनी पड़े तो वो कर देगी। अब इसका क्या मतलब है? दिस वाज द फर्स्ट फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट ऑफ द पार्टीशन बाय द ब्रिटिशर्स, इन द सेंस कि ब्रिटिशर्स अब नोशनली ये भी मानने को तैयार हैं कि अगर कांग्रेस और लीग एक साथ काम नहीं कर पाएंगे तो अब पार्टीशन भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है ब्रिटिश गवर्नमेंट। लेकिन अब वो जून 1948 से ज्यादा इंडिया में नहीं रहेगी। इसी के बाद दे अपॉइंटेड a new viceroy, Lord Mountbatten. Now, Lord Mountbatten, he was sent to liquidate the empire of India. अगर हम लोग बात करें, लॉर्ड माउंटबैटन was sent by the British Prime Minister to see the liquidation of the British Empire in India. जब वो आए तो उनका बस यही पॉइंट था, उनका बस यही गोल था कि ब्रिटिश इंटरवेंशन या ब्रिटिश की लायबिलिटी को कितना कम किया जा सके। अगर पॉसिबल है तो कांग्रेस और लीग को सेम टेबल पे लाके, अगर नहीं तो किसी भी तरीके से एक क्लीन पार्टीशन लाया जा सके। अब क्लीन पार्टीशन की सिचुएशन तो ब्रिटिशर्स ने रहने ही नहीं दी थी, तो वो होना तो अब इम्पॉसिबल था। तो पहले द फर्स्ट प्लान और द डिकी बर्ड प्लान, हम लोग पहला जो उसका प्लान था, जिसको प्लान बाल्कन भी बोलते हैं, वो जब इंडिया आया अप्रैल तक, उन्होंने पहला जो उन सबसे पहले उन्होंने सोचा कि to come up with a plan where each province will be allowed to decide if they want to stay with India or Pakistan or remain independent, including the princely states। ये भी हमें याद रखना है कि जब भी हम बात करें ब्रिटिश इंडिया की, तो ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस हैं और प्रिंसली स्टेट्स है जहां पे अपने अपने राजा है। तो जो ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस हैं उसको, वो तो ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर है, पर
प्रिंसली स्टेट्स अभी ब्रिटिश पैरामाउंसी के अंदर है। तो ब्रिटिश पैरामाउंसी के अंदर होने का मतलब है कि जिस दिन ब्रिटिशर्स विड्रॉ करते हैं इंडिया से, तो फिर क्या होगा, द फ्यूचर ऑफ दीज रूलर्स, हु विल दे सर्व अंडर। तो ब्रिटिशर्स के जाने के बाद नेचुरली अगर पैरामाउंसी लैप्स करती है तो इसका मतलब है दे आर वर्चुअली इंडिपेंडेंट। अब इस प्लान का मतलब होता कि इंडिया लगभग यूरोप के, इंडिया का हर स्टेट यूरोप के छोटे छोटे देशों की तरह बढ़ जाता। जवाहरलाल नेहरू वेहेमेंटली अपोज्ड इट, ही वाज on good terms with Lord Mountbatten. He explained it to him कि ये एक suicidal काम होगा इंडिया के लिए, should not allow it to happen. In response to which Mountbatten withdrew this plan. और फाइनली जिसको हम कहते हैं माउंटबैटन प्लान और इंडिया का पार्टीशन प्लान, जो उसने 3 जून 1947 में लागू किया है, 3 जून 1947 में प्रपोज किया, इसी के बेसिस पे पार्टीशन को एक्नॉलेज किया गया कि इंडिया विल बी पार्टीशन्ड बिटवीन पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। डोमिनियन स्टेटस मिलेगा आपको, क्योंकि उसके बाद ये दोनों यूनिट्स एक डोमिनियन स्टेटस इनको मिलेगा तब तक जब तक ये लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते। उसके बेसिस पे जो प्रिंसली स्टेट्स है उनको ऑप्शन दिया गया था ईदर टू अलाई विद इंडिया और टू अलाई विद पाकिस्तान और टू रिमेन इंडिपेंडेंट, ऑल्दो दे वर एडवाइज नॉट टू रिमेन इंडिपेंडेंट एंड यू नो टेक इनटू अकाउंट द ज्योग्राफिकल कंडीशंस। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हैदराबाद इज डीप सीटेड इन द इंटरनल पार्ट ऑफ साउथ इंडिया तो वो अपने आप को अगर पाकिस्तान का हिस्सा डिक्लेयर कर दे तो ज्योग्राफिकली ही कॉन्टिग्यूअस नहीं होगा। तो इस तरीके से प्रिंसली स्टेट्स को भी जो तीनों ऑप्शन दिए गए, उसके बाद ये जो आपके मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे वहां पे प्लेबिसाइट करके बंगाल, पंजाब, एनएफडब्ल्यूपी, सिलहट इन असम, यहाँ पे प्लेबिसाइट के थ्रू डिसाइड करना था पॉपुलेशन को इन 2 ग्रुप्स, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, की उनको किस कंट्री के साथ रहना है। तो इसी बेसिस पे आपके जितने एनएफडब्ल्यूपी और सिलहट ने भी पाकिस्तान के लिए वोट किया, पंजाब एंड बंगाल ने भी पाकिस्तान में होने के लिए वोट किया। अब इस प्लान के बाद द पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज फाइनलाइज्ड। उसके बेसिस पे फिर ये सारे छोटे मोटे चीजों को वर्कआउट किया गया, जिसमें से एक बहुत मेजर चीज थी द बाउंड्रीज ऑफ दीज 2 कंट्रीज। तो उसके लिए जो रैडक्लिफ कमीशन अंडर साइरिल रैडक्लिफ वाज अपॉइंटेड इन जून 1947 और उसको अगस्त तक ही ये क्लियर करना था कि इतने बड़े एरिया की, और 2 बाउंड्री कमीशन अपॉइंट की गई इसके अंदर, one for the western boundary, one for the eastern boundary, लेकिन barely any time for these commissions to give any objective kind of suggestion। तो इसी की वजह से मतलब बहुत haphazardly, बहुत immediately इन boundaries को decide किया गया and it was considered to be a very you know it was considered to be a very hasty policy of the Britishers। जैसे नेशनल लीडर्स 1 मिनट के लिए ब्रिटिशर्स को इस चीज के लिए ब्लेम ना भी करें कि पार्टीशन उनकी वजह से नहीं हुआ, हालांकि वो भी बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में दिस वाज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश इंटरवेंशन इनटू इंडियन पॉलिटिक्स एंड इंडियन कम्युनिटीज। पर उसके अलावा द रीजन दैट पार्टीशन बिकेम सच अ ह्यूमन ट्रेजेडी, उसका एक इम्पॉर्टेंट रीजन ये भी था कि ब्रिटिशर्स ने अपने सेल्फ इंटरेस्ट और अपने प्रेजर्वेशन के लिए इसको बहुत तेजी से इम्प्लीमेंट किया, बहुत हेस्टी डिसीजंस लिए, और इसकी वजह से जो लॉस ऑफ लाइफ है, जो माइग्रेशन है, वो और भी ज्यादा सिवियर था। तो पार्टीशन फाइनली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से इसको अप्रूव किया गया, दोनों कंट्रीज को अपने अपने डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड किए गए। डोमिनियन स्टेटस के तहत दोनों कंट्रीज को अपना अपना गवर्नर जनरल चूज करना था। मोहम्मद अली जिन्ना became the governor general of Pakistan, but for India the governor general was Lord Mountbatten। हम लोग ये सब चीजें इसलिए डिस्कस करें क्योंकि बहुत स्पेसिफिक, अब ये सारे एक्ट से ब्रिटिशर्स आपका ना प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए या कुछ
ट्रिविया जैसी इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए कि हु वाज द वॉइसरॉय अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट फॉर इंडिया, लाइक इस तरह का क्वेश्चन तो नहीं, बट लाइक ये सारे जो प्रेजेंस ऑफ माइंड वाले ऑब्जर्वेशंस हैं ये जरूर नोटिस कर सकता है। तो अगर हम बात करें इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की, तो बोथ ऑफ दीज कंट्रीज गॉट देयर ओन डोमिनियन स्टेटस। लॉर्ड माउंटबैटन became the viceroy of India. Muhammad Ali Jinnah was the viceroy of Pakistan. Both of them were to retain their dominion status जब तक वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन ना फॉर्मुलेट कर लें। और इसी के और बेसिकली दिस acknowledge the independence as well as partition. और complete legislative authority was conferred upon the constituent assemblies of both of these. So until the new constitution is adopted, governance will continue in accordance with the, ये भी बहुत important चीज है कि बल्कि 1950 हम लोग जो कहते हैं ना, the symbolic significance of 26th January 1950, उससे पहले जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, जब तक इंडिया ने ऑफिशियली रिपब्लिकन नेशन का स्टेटस नहीं अज्यूम किया था, टेक्निकली वी वर स्टिल बीइंग गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। भले ही ये अब कहने के लिए एक डेड लेटर प्रोविजन है, ऐसा नहीं है। ब्रिटिशर्स फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस अगस्त 15 के बाद इंडिया वाज वर्चुअली फ्री ओनली। ब्रिटिशर्स का बस नाम मात्र का रबर स्टैंप जैसा प्रेजेंस रह गया था, लेकिन रह तो गया था। इसीलिए इस एरिया को थोड़ा मतलब अस्ट्यूटली, थोड़ा स्मार्टली ऑब्जर्व करें। ऐसे सारे जो होते हैं ना, मतलब बहुत ऑब्वियस लिंकेजेस, बहुत ऐसे ओवरसीन लिंकेजेस ब्रिटिश यूपीएससी हमेशा अपने क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है, आपकी नॉलेज और प्रेजेंस ऑफ माइंड टेस्ट करने के लिए। तो इसी तरीके से मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस जो हम लोगों को प्रीलिम्स के लिए जरूरी है आपके सिलेबस के पर्सपेक्टिव से, जितना एरिया हमने कवर किया है उधर से ही आते हैं। अब अगर हम बात करें तो द लास्ट पार्ट ऑफ योर सिलेबस इन अ वे, पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो देखिए इस एरिया से कोई क्वेश्चन यूजुअली नहीं आता है प्रीलिम्स में, तो मतलब यूजुअली मेंस में भी ये थोड़ा सा रिलेटिवली अनइम्पोर्टेंट एरिया है, लेकिन प्रीलिम्स में तो इससे कोई भी क्वेश्चन जल्दी नहीं आता है। 2019 में एक क्वेश्चन आया था लैंड रिफॉर्म्स एंड द नेचर ऑफ लैंड रिफॉर्म्स पे। तो इस एरिया में हम लोगों को बस एक स्ट्रेटेजिक अवेयरनेस वाला अप्रोच लेके चलना इज बेस्ट, क्योंकि अब ये वाला जो एरिया है ना, ये आपके पॉलिटी के साथ ओवरलैप करता है। क्योंकि जब आप इंडिया का फॉर्मेशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, उसमें इंडिया का नेचर ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, द नेचर ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ते हैं, और इमीडिएटली द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और इनिशिएटिव वाला थोड़ा सा इधर से कॉमन है। उसके बाद इकोनॉमी में भी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, तो वेदर इट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेहरूवियन इकोनॉमिक मॉडल, जिसके अंदर हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्लान्ड डेवलपमेंट, ग्रोथ, प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग का डिफरेंस आप लोग जैसे समझते हैं, भले ही वो यहाँ से इस एरिया से एक सिग्निफिकेंट ओवरलैप है। और आईआर में भी जो आपकी इनिशियल फॉरेन पॉलिसी वाला पार्ट है, वहां पर भी थोड़ा बहुत ओवरलैप है। तो हमें इस टाइम पीरियड को बहुत ज्यादा, मतलब हमें जानबूझ के इसको बहुत ज्यादा कॉन्वोल्यूटेड या कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। हमें पहले तो सबसे पहले देखना है कि चैलेंजेस पोस्ट 1947। तो सबसे पहला तो पार्टीशन प्लस रिजल्टेंट रेफ्यूजी क्राइसिस। उसके बाद हमारा सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस and the problems of social justice.
उसके बाद establishing and institutionalizing a democracy. अब अगर हम बात करें तो जैसे ये आपके तीन मेजर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग पोस्ट 1947। अब इंडिपेंडेंस खत्म हो गया तो अब नेशन बिल्डिंग की बारी आई है। इंडिया को इंडिपेंडेंस तो मिल गई है, लेकिन इंडिया एक नेशन की तरह एग्जिस्ट कैसे करेगा। तो अगर आप स्ट्रेटेजिकली देखें तो अब पार्टीशन ने बहुत गहरा सदमा छोड़ा, नॉट ओनली ऑन द माइंड्स ऑफ द इंडियन लीडर्स एंड द साइकी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, पर अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे भी देखें तो उसकी एक बहुत मेजर छाप दिखाई देती है इन द फॉर्म ऑफ द नेचर ऑफ आवर गवर्नमेंट। इससे पहले जैसा हमने देखा था कि इंडिया में द लीडर्स वर नेवर वेरी अवर्स टू अ फेडरल स्ट्रक्चर, इन द सेंस कि इससे पहले जितने भी हमने फॉर्मुलेशंस देखे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें फेडरेशन में ज्यादातर यूनिट्स को इक्वल ही इमेजिन किया गया है। लेकिन पार्टीशन के बाद इट वाज रियलाइज्ड कि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब पार्टीशन ऑफ द कंट्री और पार्टीशन प्लस टेरिटोरियल, उसके बाद टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में एक कॉन्स्टिट्यूशन ने क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर को एक तरीके से लेजिटिमाइज किया है, एक क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश किया है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को जानबूझ के बहुत स्ट्रांग रखा गया है। अब उसके अलावा आप देखिए तो यही मुद्दा है, क्योंकि इससे पहले हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में हर जगह इंक्लूडिंग द 1920 फॉर्मुलेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्री, तो 1920 में सिर्फ नागपुर सेशन वाज नॉट जस्ट नोटेबल कि वहां पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ था, उसके हिसाब से कांग्रेस की जो अलग अलग प्रोविंशियल कमिटीज थी उसको लिंग्विस्टिक बेसिस पे फॉर्म किया गया था। इसका मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं, कांग्रेस ने भी लिंग्विस्टिक बेसिस ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन को अपने दिमाग में कहीं ना कहीं सहमति दे दी थी बहुत समय पहले। लेकिन पार्टीशन की वजह से, जब पार्टीशन में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक रिलीजियस इशू इतना ज्यादा हीटेड बन सकता है कि इट लेड टू द it actually led to the division of the country, territorial division of the country, and such massive वायलेंस कि उन लोगों को लगा कि अब हम लोग किसी भी आइडेंटिटी को नेशनल आइडेंटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होने नहीं दे सकते। तो लीडर्स का जो अप्रोच था लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म पे, लिंग्विस्टिक बेसिस ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन पे, वो रातों रात बिल्कुल बदल गया। अब इसी वजह से आप देखेंगे कि इनिशियली आपके 19 जब तक फिर आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन नहीं होता है 1950 तक, उसके बाद फिर आपका स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमिटी और उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट नहीं बनता है, तब तक इस इशू को काफी पुश करके डीले किया गया। और यही एक मेजर हिस्सा सिर्फ पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस ही नहीं, बल्कि इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो अब आपको याद होगा कि कैबिनेट मिशन प्लान का जो सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट था वो ये था कि इमेजिन अ सिचुएशन इन इंडिया, देयर वर 565 प्रिंसली स्टेट्स विद ऑलमोस्ट 48% ऑफ द इंडियन टेरिटरी, और उसमें एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन रहता था देश का। अब ब्रिटिशर्स के जाने के बाद virtually these are independent. British paramountcy was what was holding them together in India. तो अगर ये सारे प्रिंसली स्टेट्स इंडियन फेडरेशन का हिस्सा बनने के लिए ना माने, तो एक्चुअली स्केल ऑफ चैलेंज आप इमेजिन करिए कि इंडिया का लिटरली जो हम कह रहे थे प्लान बाल्कन, बाल्कन का इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपका यूरोप के पास जो बाल्कन पेनिनसुला है, जो एशिया माइनर वाले हिस्से के पास है, जो हम देखते हैं वो ग्रीस टर्की से सटा हुआ है, वहां पे क्या है कि उसको कहते हैं बाल्कनाइजेशन, क्योंकि 1990s में ना यूगोस्लाविया
छूटकर बहुत छोटे छोटे बाल्कन स्टेट्स फॉर्म हुए थे। वहीं से शब्द आ गया बाल्कनाइजेशन, कि अगर एक छोटे से एरिया में सब अपनी अपनी एथनिसिटी को लेके अपना एक अलग स्टेट बना ले, तो सोचो एक इतनी सी टेरिटरी है, उसके अंदर आप मतलब 8 10 12 सिर्फ वो अलग अलग स्टेट्स या पॉलिटिकल यूनिट्स ही नहीं है, बल्कि अलग अलग नेशंस है। तो अगर ये प्रिंसली स्टेट्स आपके इंडियन यूनियन का हिस्सा बनने के लिए ना मानते, तो इट वुड हैव बीन एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री। बट हियर वी give direct credit to the effective leadership and skill of Sardar Vallabhbhai Patel. So by the time that India got its independence in August 15, 1947, most of these 565 states, barring 3 states, Jammu and Kashmir, Junagadh and Hyderabad, had become a part of India. इसमें direct श्रेय जाता था वल्लभ भाई पटेल की डिप्लोमेसी को, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से बेसिकली उन्होंने क्या किया, इन स्टेट्स को इंडियन यूनियन का पार्ट बनाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही अच्छा टूल यूज किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के अंदर वो जाके इन स्टेट्स को बोलते थे कि देखो आप इंटरनल मैटर्स में अपना कंट्रोल रख सकते हो, इंडिया को पहले आप डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, मतलब डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन का राइट आप सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दो, हम आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे, हम आपका मतलब सिरदर्दी भी ले लेंगे, बाकी तो आप अपने 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 एरिया में हो ही एक्नॉलेज्ड। तो ज्यादातर प्रिंसेस और रूलर्स इन दीज स्टेट्स दे अग्रीड टू इट, क्योंकि यहाँ पर उनको ये बहुत लो स्टेक सोल्यूशन लगा। उसके बाद उन्होंने उनको थोड़ा सा प्रिवी पर्सेस का भी लालच दे दिया। प्रिवी पर्सेस का क्या मतलब है, जिन रूलर्स से उनकी टेरिटरी ली गई उन लोगों को एक पेमेंट मिलता था एक तरीके से ये टेरिटरी सरेंडर करने के लिए। तो एक तरीके से राजा लोगों को अब दे वर वेरी वेल अवेयर ऑफ द सिचुएशन इन देयर स्टेट, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इंडिया में बाकी जगह नेशनलिज्म फैल रहा है तो प्रिंसली स्टेट्स की जनता के बीच में नहीं फैल रहा होगा। 1930s तक, 1937 तक तो और ज्यादा, ऑल पीपल स्टेट पार्टी कॉन्फ्रेंस जैसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनको रूटीनली जवाहरलाल नेहरू एड्रेस करते थे, उन लोगों ने अपना मन बना लिया था कि नाउ दे विल ओनली हैव एन इलेक्टेड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन देयर स्टेट, दे डू नॉट वांट अ हेरिडिटरी मोनार्क। तो वैसे भी देवर these rulers were very well aware of the fact कि बहुत टाइम तक वो एक आउटडेटेड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर रख नहीं पाएंगे, क्योंकि लोगों को तो डेमोक्रेसी का चस्का लग ही गया है। तो उन लोगों ने एक इजी वे आउट चूज किया। अब यहाँ पे कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद इकलौते इरिटेंट बन गए, इन द सेंस कि अगर हम बात करें कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, अगर हम बात करें तो कश्मीर वॉज वन एक्सेप्शन, क्योंकि ये तीनों एक एग्जाम्पल थे, एक मुस्लिम रूलर विद हिंदू मेजॉरिटी पॉपुलेशन, या हिंदू भी नहीं, कश्मीर का ऐसा भी नहीं है, विद अ सिग्निफिकेंट हिंदू पॉपुलेशन, पर मुस्लिम रूलर्स थे तीनों के, और साथ में पॉपुलेशन मिक्स थी। जूनागढ़ में द पॉपुलेशन वाज मेजॉरिटी हिंदू, पर कश्मीर में भी देयर वाज अ कॉम्पोजिट नेचर ऑफ पॉपुलेशन। तो अगर हम बात करें तो कश्मीर वाज नेवर एन आउटराइटली कम्युनल state in the sense that they never wanted to merge with Pakistan. They always wanted to retain their independent status under the leadership of leaders like Sheikh Abdullah of the National Conference. तो वो कश्मीरियत या कश्मीरी आइडेंटिटी पे, जो कि कॉम्पोजिट कल्चर में विश्वास रखती थी, सेक्युलरिज्म में विश्वास रखती थी, उसके बेसिस पे एक ज्वाइंट फ्रंट बनाना चाहते थे, और वो रैदर कश्मीर की ऑटोनॉमी के लिए फाइट कर रहे थे, वो वहां के लोगों की ऑटोनॉमी पे बिलीव करते थे। तो पहले तो जैसे ही ये सिचुएशन जो वहां पे कश्मीर में जो राजा हरी सिंह था उस समय, उसको बेसिकली बिकॉज he hadn't made a decision yet, तो उसने पहले तो
इंडिया और पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन किया था जून में। स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट पाकिस्तान और हैदराबाद दोनों के साथ साइन किया गया था। अब इसमें, अब अगेन इसमें बस ये समझ कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है तो फिर स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट क्या है। बेसिकली इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन अगर फाइनल चीज है, फाइनल अप्रूवल है कि इसके बाद ये स्टेट ऑफ इंडिया का पार्ट है, तो जब तक ये फाइनल अप्रूवल हो नहीं जाता, एक सस्पेंशन, जैसे राजा को एक तरीके से ओब्लाइज करने, ना ओब्लाइज का, उसको बाइंड करने के लिए कि जब तक हम लोगों का निगोशिएशन आपस में कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप ना पाकिस्तान को एक्सीड करेंगे ना इंडिया को एक्सीड करेंगे, आप स्टेटस को मेंटेन रखेंगे। इसका मतलब है, समझ लीजिए कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन अभी निगोशिएट हो रहा है, जैसे इंडिया से भी बातचीत चल रही है, पाकिस्तान से भी बातचीत चल रही है। तो इंडिया एक तरीके से अपनी खुद के, जैसे अब कह सकते हैं कि एक तरीके से रीअश्योरेंस के लिए, इनके इन डिसीजंस को सिक्योर करने के लिए, वो हो सकता है वो कश्मीर के राजा, हैदराबाद के राजा के साथ स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन कर रहा है कि तब तक के लिए अभी जो स्टेटस को है उसको आप बरकरार रखो, ना आप हमारे साथ आएंगे ना आप उनके साथ जाएंगे जब तक ये बातचीत चल रही है। तो इसके थ्रू कोई सडन डिसीजंस लेने से आप अवॉइड कर सकते हो पार्टी को। पर जब तक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट वो स्टिल मतलब स्टिल इन कॉन्टिन्यूएशन, हरी सिंह क्योंकि ही वॉज अ मुस्लिम रूलर, तो वो क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस में जवाहरलाल नेहरू की इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो थोड़ा एंटी कांग्रेस हो रहा था, तो कभी कभी पाकिस्तान की तरफ टिल्ट कर ही रहा था कि तब तक पाकिस्तान कमिटेड अ फेटल मिस्टेक। उसने बेसिकली अक्टूबर में नोटिस किया गया कि कुछ ट्राइबल्स, पाश्तून, पाकिस्तानी पाश्तून्स ड्रेस्ड एज ट्राइबल्स had started infiltrating Kashmir in order to capture the area. ये देख के राजा हरी सिंह he got very flustered and he immediately decided to sign the इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद इंडिया ऑन अक्टूबर 26, 1947। और इसी में 1947 टू 48 में हुई द इनफेमस इंडो पाक वॉर ऑन कश्मीर, जो जब ये मुद्दा 1948 के जनवरी में ही यूएन तक गया। तो क्योंकि यूएन की इंटरवेंशन की वजह से 1949 में यूएन ने सीज फायर डिक्लेयर करा दिया, और अभी भी वो दिखता है कि वो जो लाइन ऑफ कंट्रोल दोनों नेशंस के बीच में एस्टैब्लिश हुई है वो अभी भी वही सीज फायर लाइन है, जहां पे ये डिसाइड किया गया था कि अब प्लेबिसाइट के थ्रू डिसाइड किया जाएगा कश्मीर का फेट। लेकिन कभी वो प्लेबिसाइट फिर हुआ नहीं। तो यहाँ पर भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस, फिर उसके बाद धीरे धीरे फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस लाइन ऑफ कंट्रोल के ईस्टर्न साइड में जितना भी एरिया आया, हम लोग ग्रेजुअली अपने कंट्री में धीरे धीरे कश्मीर की ऑटोनॉमी भी, पहले उसको एक ऑटोनॉमस यूनिट की तरह इंक्लूड किया गया, फिर धीरे धीरे फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इंडियन से इमर्ज हो गया। अब हैदराबाद में भी बहुत इंटेलिजेंटली ये कार्ड प्ले किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, क्योंकि हैदराबाद का जो नवाब था तब वो मुस्लिम रूलर था एंड ही वाज अ वेरी अनपॉपुलर फिगर इन स्टेट। तो जब ये बात हुई तो हैदराबाद के भी नवाब ने वर्चुअली अपना इंडिपेंडेंसी डिक्लेयर किया। ही डिसाइडेड नॉट टू गो विद इंडिया और पाकिस्तान। अब जब तक ये बातचीत चल रही थी तब, और उसने फिर इंडियन ट्रूप्स को भी हैदराबाद में रखने से मना कर दिया। जब तक ये बातचीत चल रही थी दोनों के बीच में, नवंबर में स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन हुआ था। लेकिन फिर उसने क्या किया कि उसने अपने ट्रूप्स, जो नवाब के खुद के मिलिशिया से, जिनको रजाकर्स कहते थे, उन मिलिशियाज ने लोकल लोगों को बहुत ज्यादा दबाना शुरू कर दिया, उनको बहुत ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया, बहुत ओप्रेसिव थे। तो अब लोगों के अंदर ना गुस्सा बहुत जाग रहा था। तो अब तेलंगाना में एक तरीके से इसकी वजह से एक अपराइजिंग ही हो गया अगेंस्ट द रजाकर्स, एंड वल्लभ भाई पटेल यूज्ड दिस पॉपुलर रेजिस्टेंस वेरी स्किलफुली। तो उन्होंने 1948 में एक तरीके से नवाब को अल्टीमेटम दिया कि आप हमें हमारे ट्रूप्स वहां स्टेशन करने दो, लुकिंग एट द स्टेट ऑफ पॉपुलर रेजिस्टेंस इन योर स्टेट। अब इंडियन गवर्नमेंट का इंटरवीन करना जरूर, उसकी जरूरत बन गया है। तो जब नवाब ने मना किया तो फिर ऑपरेशन पोलो के थ्रू सितंबर 30, 1948 में
मतलब मिलिट्री एक्शन से हैदराबाद को इंडियन स्टेट के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। और सिमिलरली जूनागढ़ वाज अ स्टेट जहां पर जब जूनागढ़ ने भी ऐसे ही, जूनागढ़ का जो लोकल रूलर था, बिकॉज ही वॉज अ मुस्लिम, ही डिसाइडेड, ही डिक्लेयर्ड दैट ही वुड बी ज्वाइनिंग पाकिस्तान, which was seen as a very like which was not acceptable to Indian leaders including सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं होता। अगर हम लोग जूनागढ़ को मैप पे देखें तो ये वाला एरिया आपके पाकिस्तान, मतलब इतना ज्यादा ज्योग्राफिकल एरिया अगर बीच में लाई कर रहा है, तो आप कैसे, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिवली ही पॉसिबल नहीं होता। तो फिर उसके बाद जब बहुत प्रेशर पड़ने पर इंडिया के, जो आपका उस समय का रूलर था, उसने अपना थ्रोन छोड़ के वो फिर पाकिस्तान में ही चला गया एग्जाइल लेके। उसी उसी के बाद फिर जो वहां के रिप्रेजेंटेटिव, जैसे जो उसका दीवान या प्राइम मिनिस्टर बच गया था, जो बाकी लोग बच गए थे, फिर उन्होंने इंडियन यूनियन को अपील की कि व्हाट शुड बी द फ्यूचर कोर्स ऑफ डेवलपमेंट फॉर जूनागढ़। एज अ रिजल्ट इट वाज डिसाइडेड कि एक प्लेबिसाइड रखा जाएगा जहां पे लोग ही डिसाइड करेंगे व्हाट शुड बी द फेट ऑफ जूनागढ़। तो एक प्लेबिसाइड के थ्रू बहुत पीसफुली जूनागढ़ को इंडिया का पार्ट बना लिया गया। अब अभी के लिए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो यही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस टाइम पे। उसके बाद जितनी चीजें, सिमिलरली अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो हमें बस अब नोटिस करना है कि नेहरूवियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट के साथ, तो इंडिया एट द स्टेज ऑफ इंडिपेंडेंस 85% of the population was dependent on agriculture. Agricultural productivity was low. Naturally land holdings were very small, और लैंड लॉर्डिज्म या जमींदारी का जो, इसीलिए आप देखते थ्रू आउट आर इंडिपेंडेंस मूवमेंट there were always peasants who were fighting against the exploitation of the zamindars. तो आपका जो एग्रीकल्चर का स्ट्रक्चर था, एक तो एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी ही बहुत कम थी, क्योंकि कमर्शियलाइज्ड एग्रीकल्चर तो ब्रिटिशर्स ने अपने टाइम पे, उसके बेनिफिट्स कभी इंडियन पेजेंट्री या इंडियन अग्रेरियन क्लासेस के पास तो उनका कभी कोई बेनिफिट आया ही नहीं। तो एग्रीकल्चर किसी के लिए प्रॉफिटेबल नहीं था। उसके ऊपर एग्रीकल्चर के जो आपका लैंड रिलेशंस है उसी में इतनी इनइक्वालिटी थी कि देयर वाज अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ स्मॉल पेजेंट्स एंड लैंडलेस लेबरर्स जिनके पास बिल्कुल भी एक्सेस नहीं था लैंड का, और इसी वजह से वो बिल्कुल बहुत गरीबी में जीते थे। द लेवल ऑफ पॉवर्टी एंड अंडर डेवलपमेंट इन इंडिया वाज वेरी स्टार्क, और फैमाइन्स और स्टारवेशन भी इतना इतना फ्रीक्वेंट था कि आपने देखा होगा बंगाल फेमाइन 1943, the most recent and the worst famine in public memory. और poverty भी was not a natural consequence in India, it was a result of colonial exploitation. तो अब उसके बाद इसीलिए हमने देखा होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट में सिर्फ राइट्स नहीं, सोशल जस्टिस को भी बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है, इंपॉर्टेंस दिया गया। तो अब सोशल जस्टिस का एक तरीका तो था कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब द नेचर ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन, तो नेचर ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन में हम जानते ही हैं कि आपके प्रियम्बल में भी जस्टिस, इक्वालिटी, जस्टिस इज अ वेरी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इज आइडेंटिफाइड एज अ सेंट्रल गोल। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंक्लूड करना इन पार्ट 4, वो सिर्फ एक वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया हुआ आइडिया नहीं है, वो जानबूझ के सोशल जस्टिस पे फोकस किया हुआ आइडिया है। तो उसको इंक्लूड करना कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में, जो आपका उसके बाद आपका आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, हर तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ने एक ऐसा सेटअप बनाने की कोशिश की जहां पर इंडिया में मतलब पॉलिटिकल जस्टिस के साथ सोशल जस्टिस भी एस्टैब्लिश हो। पर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन काफी नहीं था, इकोनॉमी का नेचर एट द एंड ऑफ द डे डिटरमिन करता है कि क्या लेवल ऑफ मतलब क्या है लेवल ऑफ सोशल जस्टिस, क्योंकि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज नॉट इनफ, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इज आल्सो रिक्वायर्ड वेयर एवरीवन हैज एटलीस्ट डिसेंट मींस ऑफ सब्सिस्टेंस। तो इस तहत उस समय
सबके सामने, दुनिया के सामने दो प्रेवलेंट इकोनॉमिक मॉडल्स थे। एक था सोशलिज्म एज दैट ऑफ यूएसएसआर, क्योंकि स्टालिन के अंदर, जब जोसेफ स्टालिन ने अपना खासकर प्लान डेवलपमेंट के अंदर 1938 ऑनवर्ड जो सोवियत रशिया का जो मॉडल क्रिएट किया था, वो बहुत सक्सेसफुल था इन टर्म्स ऑफ रैपिड डेवलपमेंट। उससे जवाहरलाल नेहरू भी बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, बहुत सारे नेशनल लीडर्स उस मॉडल से इंस्पायर्ड थे, और बहुत सारी न्यूली इंडिपेंडेंट कॉलोनीज भी उस मॉडल से इंस्पायर्ड थी। पर उसमें जो चीजें मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमी, और खासकर एक टॉप डाउन सोशलिस्ट इकोनॉमी का हिस्सा होती है, उसमें आपका प्राइवेट प्रॉफिट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, प्राइवेट कैपिटल, प्राइवेट ओनरशिप वाज नॉट अलाउड, मतलब सारा एसेट्स नीडेड टू बी कलेक्टिवली ओन्ड बाय द स्टेट। अब ये एक्सट्रीम मेजर्स तो इंडिया की डेमोक्रेसी के खिलाफ जा रहे थे। तो कैपिटलिज्म एज प्रेजेंटेड बाय दैट ऑफ द यूएसए, वो भी एक सिग्निफिकेंट मॉडल था। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में कोल्ड वॉर भी शुरू हो गया बिटवीन कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। तो वैसे भी जो जो नेशंस, सबसे पहला नेशन टू गेन फ्रीडम आफ्टर दिस इन दिस कॉन्टेक्स्ट वाज इंडिया। तो इंडिया तो वैसे भी बाकी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल फॉर्म करने वाला था। उसके बाद बाकी सारे नेशंस को भी, सारे थर्ड वर्ल्ड नेशंस को कहीं ना कहीं ये दिक्कतें, ये चॉइसेस उनके सामने भी है। इंडिया ने जवाहरलाल नेहरू के अंडर चूज किया द आइडिया ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पे the government acknowledged that socialism was the goal of government economic policy, but at the same time it did not abolish private enterprise, it did not abolish private ownership. Private capital was also a part of the economic structure, it was just not the center of it. तो नेहरूवियन इकोनॉमिक मॉडल के हिसाब से ही अगर हम लोग बात करें, अब जो रीजंस है वो हम सबको पता ही है कि इंडिया में उस समय ये हमारी मजबूरी एक तरीके से, उस समय दिस वाज द नीड ऑफ द टाइम, क्योंकि हमारे पास कोई इंडस्ट्रियल बेस, हमारा कैपिटल भी, अगर अब आप बोलेंगे कि सोशलिज्म क्यों, स्टेट की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों, नेहरूवियन इकोनॉमिक मॉडल का जो मेन मुद्दा है वो ही यही है कि द स्टेट विल कंट्रोल द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी। तो अगर हम बात करें तो स्टेट्स कंट्रोलिंग द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी, अगर अब आप कंसिडर करें तो ये सिर्फ एक प्रेफरेंस की बात नहीं है, ये उस समय का इकोनॉमिक नेसेसिटी भी था, क्योंकि कलोनियलिज्म के अंडर इंडिया के पास ऐसा कोई प्राइवेट कैपिटल था नहीं, ऐसा कोई कैपिटलिस्ट क्लास इंडिया में डेवलप ही नहीं हुआ था जो कि अगर स्टेट का इंटरवेंशन के बिना इंडियन इकोनॉमी को आगे बढ़ा सके। तो ऐसी सिचुएशन में वैसे भी स्टेट को ज्यादा हैवी लिफ्टिंग करनी ही पड़ती और करनी ही चाहिए थी, क्योंकि कलोनियलिज्म की वजह से जिस लेवल की इनइक्वालिटी थी सोसाइटी में, उसमें हमारे नेशनल लीडर्स ने हमेशा से अंडर द लाइक्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, हमेशा से परसीव किया था कि इंडिया का एक वेलफेयर स्टेट बनेगा। नेशनल प्लानिंग कमिटी हैड बीन फॉर्म्ड एज फार बैक इन 1938। और उसके बाद जो सबसे रिमार्केबल बात ये थी कि सिर्फ नेशनलिस्ट लीडर्स नहीं, हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो कुछ कुछ प्राइवेट कैपिटल भी था, वो भी इस बात से सहमत था कि ज्यादा इनिशिएटिव स्टेट को लेना पड़ेगा कैपिटल मोबिलाइज करने के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। क्योंकि 1944 में आपके 8 फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट ने एक बॉम्बे प्लान प्रेजेंट किया था, कि गवर्नमेंट को ही ज्यादातर हेवी लिफ्टिंग करनी हो। तो अब इसके बाद का जो सिचुएशन था, उसमें नेहरू इकोनॉमिक मॉडल का जो आपका सेंट्रल स्ट्रक्चर, जो जो आपका बेसिस था, उसमें प्लान्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्लान्ड डेवलपमेंट का मॉडल थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ प्लानिंग कमीशन, स्टेट वुड कंट्रोल द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी, मतलब जो मेन कोर सेक्टर्स है हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी,
और उसके बाद नेहरूवियन मॉडल में ही पीसी महालानोबिस, खासकर सेकेंड 5 ईयर प्लान में जो मॉडल था, जिसमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। तो नेहरूवियन इकोनॉमिक मॉडल के अंदर उन्होंने मेन चीज जो हमारे पास समझने की बात है कि अगर हम उस समय पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमी में देखें तो एग्रीकल्चर में अगर हम ऑब्जर्व करें तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान तक थोड़ा बहुत आपका एग्रीकल्चरल ग्रोथ की, मतलब एग्रीकल्चर में मेन जो मुद्दा था वो था लैंड रिफॉर्म्स का। ठीक है, एग्रीकल्चर में आप दो चीज पे फोकस कर सकते हो, या तो प्रोडक्टिविटी की, प्रोडक्शन बढ़े, या तो इक्विटी की, सबके के पास ऑलमोस्ट इक्विटेबल रिसोर्सेज हो या इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम एग्रीकल्चर और प्रोडक्शन फ्रॉम एग्रीकल्चर। तो पहले सोशल जस्टिस की वजह से गवर्नमेंट ने पहले लैंड रिफॉर्म्स चुना। तो लैंड रिफॉर्म्स के भी जो टाइप्स थे, मेनली अबॉलिशन ऑफ जमींदारी या लैंडलॉर्ड्स, जो कि 1956 की के आसपास अलग अलग स्टेट में इंट्रोड्यूस हुआ। फिर लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग का मतलब है कि द प्लेसिंग लिमिट्स ऑन द अमाउंट ऑफ लैंड दैट कैन बी हेल्ड बाय इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग जमींदार, क्योंकि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही स्क्यूड था, किसी एक के पास इनफ नहीं था। तो ऑब्वियसली जब तक आप जमींदार या जो बहुत ही वेल्दी प्रॉपर्टी ओनर्स हैं उनका एक्सेस लैंड नहीं लेंगे, तब तक आप कैसे देंगे वो लैंड जिनको जरूरत है। तो लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन, उसके बाद टेनेंसी रिफॉर्म्स, मतलब कि जो भी आपके जमीन पे काम करने वाले जो लेबरर्स है, अग्रेरियन लेबरर्स है, स्मॉल पेजेंट्स है, जो कि दूसरों की जमीनों पे काम करते हैं, जो रेंटेड जमीनों पे प्रोडक्शन करते हैं, वो टेनेंट फार्मर्स, उन लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो जैसे फोर्स्ड इविक्शन जैसी चीजों को रोका जा सके, इफ दे वर अनेबल टू पे बैक देयर revenues on time, or if they were unable, or if they were caught in a cycle of debt trap। तो इन सब का पॉइंट यही था, मेन जो पर्पस था ये करने का, वो चाहता था गवर्नमेंट लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, जिससे हो लैंड टू द टिलर। लेकिन इसका रिजल्ट ये था कि क्योंकि ये सारे जो इनिशिएटिव्स है ये उस समय स्टेट लिस्ट के अंदर आते थे, तो अलग अलग स्टेट्स का, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में जो पॉलिटिकल एलीट थी, दे वर आल्सो द लैंडेड एलीट ऑफ देयर सोसाइटी। तो कभी भी अलग अलग स्टेट्स ने सक्सेसफुली इसको इम्प्लीमेंट किया ही नहीं। जहां जहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी इन पावर, इंक्लूडिंग स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल और केरला, वहां पर ही लैंड रिफॉर्म्स थोड़े सक्सेसफुल हुए, बाकी जगह उतने नहीं हुए। तो इसी वजह से कभी भी जो इसका ओरिजिनल क्राइटेरिया था वो पूरा नहीं हो पाया। पर यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि उसके अलावा स्टेट कुछ खास इंटरवीन, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जबरदस्ती लैंड रिफॉर्म नहीं करा सकता, क्योंकि जैसे ही ये प्रोविजंस आने लगे तो उसके बाद उसको, क्योंकि back then right to property was a part of the fundamental rights, originally there were 7 fundamental rights। तो उसके बाद फर्स्ट अमेंडमेंट से फाइनली इसको हटाया जाता है, और 9th शेड्यूल को जब फर्स्ट अमेंडमेंट से जब 9th शेड्यूल लाया जाता, हटाया तो खैर 42nd अमेंडमेंट से जाता है, लेकिन फर्स्ट अमेंडमेंट से जो 9th शेड्यूल लाया जाता है, उसमें पहली बार आप एग्जेम्प्ट करते हो लैंड रिफॉर्म प्रोविजन को from being challenged on grounds of Article 19 and Article 31 of the Constitution, which are the fundamental rights including right to property। तो अब ये जो प्रॉब्लम है, इसकी वजह से लैंड रिफॉर्म्स का इम्प्लीमेंटेशन हमेशा बहुत चैलेंजिंग रहा, और स्टेट ने जबरन करवाया भी नहीं। ज्यादातर ये वॉलेंटरी मेथड था, जिसके अंदर आप विनोबा भावे के भूदान मूवमेंट का नाम सुनते हैं, ग्रामदान मूवमेंट का नाम सुनते हैं, जो
मतलब कुछ लैंड लॉर्ड्स का खुद का पर्सनल इनिशिएटिव था, लेकिन कभी पैन इंडिया लेवल पे लैंड रिफॉर्म हुआ नहीं। उसके बाद एग्रीकल्चर से ज्यादा जो फोकस था वो था हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। तो आपको पता है कि हम लोगों का नेहरूवियन इकोनॉमिक मॉडल, कि नेहरू खुद सोवियत रशिया से बहुत इंस्पायर्ड था, तो उन्होंने भी प्लानिंग कमीशन जब सेट करी 1950 में, इट वाज इम्प्लीमेंटेड थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। तो वो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी प्लानिंग कमीशन, लेकिन उसके फंक्शंस बहुत मतलब वो बहुत ही सेंट्रल रोल प्ले करती थी हमारी इकोनॉमी में। अब उसमें भी जैसे कि कौन सा एक्सपेंडिचर कौन से एरिया में कितना एलोकेट होना चाहिए, ऐसे डिसीजंस प्लानिंग कमीशन के थ्रू होते थे। प्राइम मिनिस्टर वाज द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ द प्लानिंग कमीशन, अपार्ट फ्रॉम दैट द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। और जो डेप्यूटी चेयरमैन होता था, या तो वो कोई एक्सपर्ट होता था, उसके अलावा जो आपके मेंबर्स होते थे उसमें गवर्नमेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स भी उसका पार्ट होते थे। तो इसी वजह से गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था प्लानिंग कमीशन में। उसके बेसिस पे जो हमारे 5 ईयर प्लान, जो सबसे पहला प्लान है 1951-56 में सेकेंड 5 ईयर प्लान आया, तो सेकेंड 5 ईयर प्लान इज एसोसिएटेड विद नेहरू महालानोबिस मॉडल, क्योंकि जो उस समय पीसी महालानोबिस, who was a very important economist and statistician, उन्होंने बेसिकली इस प्लान ऑनवर्ड्स जो फोकस था दैट वाज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज लाइक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एंड कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। तो कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स का मतलब ये है कि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज होती है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर द सेक ऑफ अदर इंडस्ट्रीज। जैसे स्टील जो है वो रॉ फॉर्म में कंज्यूमर्स कंज्यूम नहीं करते हैं, वो लगती है मशीनों के लिए, डिफेंस के लिए, दूसरी फैक्ट्रीज उसको यूज करेंगी। उस टाइम पे दिस वाज सीन एज द आइडियल अप्रोच, क्योंकि इंडिया के पास एक तो सबसे पहले कोई उतना अच्छा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, और अपने आप को अपने डिफेंस इंडस्ट्री में ऑटोनॉमी लाने के लिए ये माना जाता था कि हेवी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ होती है तो उसका असर आपको बहुत सारे अलग अलग जगहों पे देखने को मिलता है, कि उसका कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। क्योंकि उसके बाद उससे जो जॉब्स क्रिएट होंगी, लोगों के हाथ में परचेसिंग पावर आएगी, मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ेगा, उसके बेसिस पे फिर और नई इंडस्ट्री सेटअप होंगी। तो ये सोचा गया था कि मल्टीप्लायर इफेक्ट की वजह से जो ग्रोथ का रिजल्ट है वो ट्रिकल डाउन करेगा। और सिमिलरली उन्होंने इरिगेशन में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को, इरिगेशन प्लस इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, जैसे डैम्स, भाखरा नंगल, हीराकुड, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो इसमें भी इसी वजह से जो, अब बात ये थी कि ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसका कैपिटल कहाँ से आ रहा है, तो स्टेट यहाँ पे आता है, स्टेट कंट्रोलिंग द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी। जो आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956 में था, उसमें पहली बार हायरार्की क्रिएट की गई कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को एस्टैब्लिश करने का मतलब क्या है, कि जो 5 मेजर इंडस्ट्रीज है, कोर इंडस्ट्रीज, वो तो स्टेट के हाथ में ही कंप्लीटली छोड़ी गई, इंक्लूडिंग रेलवेज, इंक्लूडिंग एटॉमिक पावर, defense. These industries were reserved for the states exclusively. उसके अलावा कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्री में बी और सी कैटेगरीज में बांटा गया, जिसमें बी कैटेगरी की भी जो इंडस्ट्रीज है जो इंपॉर्टेंट भी हैं, अगर उनको एग्जिस्ट भी करना है तो उनको स्टेट से लाइसेंस लगेगा, वरना उसके बिना प्राइवेट कैपिटल बिना स्टेट के साथ कोऑर्डिनेशन के एग्जिस्ट नहीं कर पाता। तो इसकी वजह से हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की दिशा है वो बहुत, इसे कहते हैं, बहुत सोशलिस्ट टिल्ट हो गया हमारे इकोनॉमिक मॉडल का, जो कि उस समय के हिसाब से देखा जाए तो इट वाज व्हाट अदर कंट्रीज वर आल्सो डूइंग, लाइक सोवियत रशिया वाज डूइंग दिस कंप्लीटली फ्री। उसके बेसिस पे चाइना तो वाज एन इवन मोर कम्युनिस्ट स्टेट, like right in the neighborhood of India, China तो was a communist state at that point of time। तो उस समय के लिए इंडिया की स्ट्रैटेजी was not completely illogical, लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब 1970s के बाद बाकी ईस्ट एशियन कंट्रीज ने कोर्स करेक्शन कर लिया, लेकिन इंडिया
क्योंकि इंदिरा गांधी के खुद के पॉलिटिकल इम्पेरेटिव्स की वजह से, क्योंकि वो कुछ ज्यादा उसका खुद का पर्सनल लेवल पे जो प्रो सोशलिस्ट टिल्ट आया उसकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, और फिर उसने कंट्री में अपने घर के अंदर भी या इंडिया के अंदर भी सोशलिज्म को एक तरीके पॉलिटिकल प्लान की तरह यूज किया अपने पॉलिटिकल करियर के लिए, तब हमारी इकोनॉमी की दिशा सोशलिज्म की तरफ ज्यादा टिल्ट होगी। उस समय टाइम था कि इंडिया को भी बाकी कंट्रीज का ट्रैजेक्टरी देखते हुए should have considered opening up its economy more, should have considered lifting these restrictions on the economy, but India moved towards the model of extreme socialism at the wrong time. पर अभी तक Nehruvian economic model was based on sound principles of its time. तो more or less देखो, आप लोगों को अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से ज्यादा सवाल आने की पॉसिबिलिटी है नहीं। अब अगर हम लोग PYQs ही देखें इस जगह, तो let us just look at some PYQs that come from these areas, जितना हम लोगों ने आज किया और कल के भी हिसाब से। अब जैसे ये क्वेश्चन 2022 में आता था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज एज वेल एज द प्रिंसली स्टेट्स। एनी प्रोविंस व्हिच इज नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव द राइट टू साइन अ सेपरेट अग्रीमेंट विद ब्रिटेन रिगार्डिंग इट्स फ्यूचर स्टेटस। तो अब अगर हम लोग इसको देखें तो हमें पता है कि इट वुड हैव the Constituent Assembly would have members nominated by both the provincial assemblies as well as the princely states. तो अगर अब आप इस क्वेश्चन को देखें तो दिस क्वेश्चन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगेन 8 अगस्त 1942, वेरी इजी टू स्पॉट। अब ऐसे थ्रो अवे क्वेश्चंस, वही मैं बोल रही हूँ, इसीलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है इसको अच्छे से पढ़ना मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन, ये थ्रो अवे क्वेश्चन आपको किसी भी एरिया से आ सकता है। इसीलिए हर चीज से बेसिक फेमिलियरिटी के लिए एम करना चाहिए, भले ही हम हर चीज को उतने अच्छे से याद ना रख पाए, और वो बहुत नॉर्मल है, ह्यूमन मेमोरी की लिमिट है। तो हाँ, अब अगेन दिस क्वेश्चन, कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों, officers of the Indian National Army. Again, a very like just a question, a relatively easy question if you are able to spot it, if you are able to identify it. भले इसमें से एक नाम भी अगर आप familiar हो तो आप बाकी options को देख के आपको immediately strike कर जाएगा आपके passive memory से। अब इस टाइम से आप देखिए, ज्यादा डेट हमें इसीलिए याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर अभी हम यहाँ पर ही देखें what is the correct chronological sequence, तो ये तीनों इवेंट्स आर नोवेयर नियर क्लोज, ये दूसरे फेज। इसीलिए अगर आप कहानी को एक कहानी की तरह समझे तो आपको पता है कि ऑफ कोर्स सेकंड राउंड टेबल तो एक डिफरेंट फेज ऑफ नेशनलिज्म है। अभी तो जब 1930s में मूवमेंट, जब बेसिकली 1931 इमीडिएटली नहीं भी स्ट्राइक करे तो आपको पता होगा अगर ये तो सबसे पहले हुआ, ये तो 1940s की बात है, ये तो सबसे पहले हुआ। तो अब अगर आपको पता है कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सबसे पहले हुआ, तो आपके दो ऑप्शंस अपने आप चले गए। अब उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि ये पहले हुआ या ये पहले हुआ। तो फिर अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया कह रहे हैं ये तो बहुत लास्ट में, दिस वाज द फाइनल नेल इन द कॉफिन, रॉयल इंडियन म्यूटेशन, तो आप नॉर्मली भी बोल पाएंगे कि हाँ दिस इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसीलिए हमें एग्जैक्ट डेट्स ना भी याद रहे। क्विट इंडिया वाज लॉन्च्ड इन रिस्पांस ऑफ क्रिप्स रिवॉल्ट। अगर आप नेचर ऑफ क्वेश्चन देखें तो आप देखेंगे ज्यादा मुश्किल थोड़े होते जा रहे हैं कंपेयर टू बिफोर। इसीलिए हमें खासकर जो एरिया से ज्यादा आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस जहाँ से ज्यादा आते हैं, उसमें ज्यादा ध्यान।
थे with reference to cabinet mission which of the following statements are correct. It recommended a federal government and enlarged the powers of the Indian courts. It provided for more Indians in the ICS. अब ये देख के ही आप बता सकते हैं कि these were not even in the consideration, मतलब these are very throwaway questions. इन तीनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है और हमें पता है कैबिनेट मिशन प्लान का इन सब से कोई लेना देना नहीं. तो अगेन अब ये भी बहुत थ्रो अवे क्वेश्चन है कि रैडक्लिफ कमिटी वाज अपॉइंटेड टू बेसिकली delimit the boundaries between India and Pakistan. This was also a throwaway question. You just need to be aware of this. अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि with reference to Indian history, members of Constituent Assembly from the provinces were they directly elected? We know that was not the case. Nominated by the Indian National Congress of Muslim League? No. Elected by provincial legislative assemblies? Yes. और उसी के बेसिस पे सिलेक्टेड बाय गवर्नमेंट फॉर देयर एक्सपर्टीज इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स. तो इसी के बेसिस पर हम लोग इस आंसर पे इजीली, दिस वाज अ रिलेटिवली इजी क्वेश्चन टू हैव बीन आस्क्ड. उससे ज्यादा चैलेंजिंग है अगर हम देखें तो आपका ये क्वेश्चन, जहां पर हमने देखा कि क्रिप्स मिशन के प्रोविजंस पे पूछा गया है जो कि नॉट वेरी इजी टू आंसर. पर अगर आप इसको देखें तो इसमें बहुत छोटा सा ट्विस्ट है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज. नहीं, यहाँ पे इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज पर नॉमिनेटेड बाय प्रिंसली स्टेट्स. क्योंकि क्रिप्स मिशन के बारे में हमें सब तो याद नहीं हो सकता, हमें बस ये पता है, हम अगर वी आर थरो विद आवर रिविजन तो हमें बस ये पता है कि it just suggested the modality of the formation of the constituent assembly in the sense कि वहां पर ये डिसाइडेड था या वहां पर ये मतलब ये प्रपोज किया गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो कैसे फॉर्म होगी, उसके मेंबर्स कैसे फॉर्म होंगे. तो ये छोटा सा ट्विस्ट है जिस पे आपका ध्यान जा सकता है, यही एक्सपेक्ट कर रहा है एग्जाम. उसके अलावा अगर हम बात करें एनी province which is not prepared to accept the constitution would have the right to sign a separate agreement. अब ये चीज एक बहुत मेजर प्लैंक बन गया फॉर द रिजेक्शन ऑफ कैबिनेट क्रिप्स मिशन. ये हम सबको, मतलब अगर आपको पता पॉसिबिलिटी है कि आपको इतनी गहराई से नहीं याद हो इस टॉपिक के बारे में, अगेन दिस इज अ रिस्की क्वेश्चन, दिस इज नॉट एन इजी क्वेश्चन. किसी के लिए भी ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल रहा होगा. पर हमें पता है कि उस टाइम पे अंडर चर्चिल वाज द प्राइम मिनिस्टर. सो actually the Britishers were trying to create a lot of hurdle in the formation of a सेपरेट डोमिनियन ऑफ इंडिया. तो वो चाहते थे इस मतलब मुस्लिम लीग को अपीस करने के लिए, वो चाहते थे कि वो ऐसे प्रोविजंस इंक्लूड करें. तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑल्दो ये पता होना बहुत ही मुश्किल पॉसिबिलिटी है. तो ऐसे क्वेश्चंस में ये याद रखना होता है कि हाँ, वी कैन ओनली इंक्रीज आवर चांसेस बाय ट्राइंग टू बी थरो and taking educated guesses, but a few questions like these will always be challenging for everyone. So इन एक दो questions के गलत होने से आप लोगों का prelims भी नहीं रुकता. तो इसके अलावा if you look at the questions, I think we have dealt with all the questions from this area. जैसा कि हम लोगों ने more or less देखा है कि क्वेश्चंस जिन स्पेसिफिक एरिया से आते हैं उसमें रिपीटेबिलिटी बस कुछ ही इश्यूज की होती है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1945, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन प्लान, यहाँ से रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं. अब कितने मुश्किल आएंगे दैट वी डोंट हैव एन आइडिया कि कितने मुश्किल आएंगे. तो इन एरियाज पे हम थोड़ा सा और जैसे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम बस सिलेक्टिवली इन्हीं एरियाज को पढ़ के आगे निकल जाए, क्योंकि आपको पता है कि आने के लिए एक बहुत इजी सवाल किसी भी एरिया से आ सकता है. कोई एज सच पैटर्न या रिपीटेबिलिटी नहीं है. नंबर ऑफ क्वेश्चंस में भी कोई गारंटी नहीं है. यूजुअली देयर आर लाइक 7 to 8 क्वेश्चंस, as many as 10 to 13 क्वेश्चंस आल्सो. लेकिन 2023 में वो
बहुत रैंडमली और एब्रप्टली घट के 3 क्वेश्चंस पे आ गया था। तो इस सिचुएशन में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आप लोग अपना स्ट्रक्चर और नैरेटिव क्लियर रखिए, इस स्ट्रक्चर में ही अपने नोट्स को अरेंज करिए। आपका कॉन्टेक्स्ट क्लियर होना चाहिए जिससे इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस आप सही आंसर कर पाए, और बाकी ऐसे एरियाज पे जब आप पढ़ रहे होते हैं तो उसी पढ़ने के क्रम में इन एरियाज को थोड़ा और गहराई से देख सकते हैं। तो आई होप आपकी रिविजन सही डायरेक्शन में चल रही है, एंड दिस इज हाउ वी वाइंड अप आवर मॉडर्न इंडिया सिलेबस। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लुकिंग एट PYQs, एंड ऑल द बेस्ट। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।